बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 60 MCQs को डिस्कस किया था। आज इस एपिसोड 2 में हम इसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी कि जो हमने आपसे वादा किया था कि 100 क्वेश्चंस आपके साथ रिव्यू करेंगे, तो आज 40 जो हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, बड़ी केयरफुली सेलेक्ट किए हैं ताकि हर टॉपिक को हम डिस्कस करें, रिव्यू करें इंशाल्लाह, कवर करें। तो यूँ ये 100 क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेंगे जब आप, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़ी एतमाद के साथ अपना फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे और एक बहुत अच्छा स्कोर भी अर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो इफ़ यू आर रेडी, आई एम रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट challenges do the organization face while launching e-commerce? आउटलाइन एटलीस्ट 3। तो 3 चैलेंजेस हमें लिखनी है कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना ई-कॉमर्स लॉन्च कर रही होती हैं। सबसे पहली और बुनियादी जो चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन को देखने की ज़रूरत है वो ये है कि उन्हें चाहिए कि अपनी फिजिकल और आईटी सिक्योरिटी, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए ताकि जो डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, डेटा इंफॉर्मेशन है वो कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। दूसरी बात, इन ऑर्गेनाइजेशन का चूंकि काम सारा डेटाबेस के ऊपर होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर होता है, लिहाजा जरूरी बात है ये ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा डेटा बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर या प्रोसेस जो है वो डिफाइन करें और इम्प्लीमेंट करें। तीसरी बात, इस चीज की भी जरूरत होगी कि ये कंपनीज, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक बहुत अच्छी वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करें और उसको वक्त के साथ साथ रिव्यू और अपडेट भी करती रहें। चौथी बात, इन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जो ई कॉमर्स लॉन्च कर रही हैं, ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो उनको रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। यानी उनके पास फायरवॉल्स, VPN, IDS या IPS वगैरह या क्रिप्टोग्राफी ये भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी सेफ हों, सिक्योर हों और डेटा की इंटेग्रिटी को भी इंश्योर किया जा सके। पांचवी चीज ये हो सकती है कि मुख्तलिफ तरह के डिजास्टर से सामना होता है बिजनेस को, जैसे नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, राइट, और इस तरह के और पावर फेलियर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए इन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एक अच्छी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग भी जरूरी है या फिर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग जो है ये भी जरूरी है ताकि कोई भी डिजास्टर आता है तो बिजनेस डाउन टाइम में ना जाए, बल्कि जितनी जल्दी हो सके बिजनेस अपने आप को रिकवर कर सके, राइट। तो 3 कहे गए थे, मैंने कोशिश की है कि 5 लिख दूं। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है तो आप आसानी से लिख सकेंगे। तो ये 5 बुनियादी वो चैलेंजेस हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इनको जरूर एड्रेस करे या फिर कंसिडर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन ए थ्रेट, व्हाट आर इट्स टाइप्स। 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो हमें बता रहे हैं कि थ्रेट क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो थ्रेट को हम कहते हैं कि ये कोई एक्शन या इवेंट होता है जिससे किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। अब नुकसान क्या हो सकता है? हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी खराब हो सकती है। यानी वो डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंशियल है, यानी वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस होनी चाहिए, वो अब बाकी लोग भी खुदा न खासा देख सकते हैं अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती तो। इसी तरह को जानबूझ के या जिसको एक्सेस नहीं है, जो अनऑथराइज बंदा है, वो अगर डेटा एक्सेस कर लेता है और वो डेटा को चेंज कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है, तो यूं डेटा की जो इंटेग्रिटी है वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और तीसरी चीज, अगर कोई अनऑथराइज बंदा डेटा एक्सेस कर लेता है और वो डेटा एक्सेस करके डिलीट कर देता है या फिर डेटाबेस को क्रैश कर देता है, तो इसका मतलब है जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उनके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, वो कोई चीज व्यू नहीं कर सकते, प्रोडक्ट देख नहीं रहे, इनवाइस क्रिएट नहीं कर रहे या कुछ भी ऐसा कर नहीं सक रहे, तो इसका मतलब ये है कि डेटा उनके लिए फिर अवेलेबल नहीं रहा। तो थ्रेट के केस में जो अहम चीज हमें देखनी होती है वो ये है कि डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, डेटा इंटेग्रिटी उसकी बरकरार रहे और डेटा अवेलेबल रहे। अब ये थ्रेट्स जो होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं और किसी न किसी टेक्नोलॉजिकल सोर्स के ऊपर भी बिल्ड कर सकते हैं या इनके ऊपर भी बिल्ड हो सकते हैं। अब जो बुनियादी इनकी टाइप्स है उसमें जो सबसे पहली टाइप है वो क्या है? फिजिकल। ये वो थ्रेट्स होते हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता डेटा सेंटर में आग लग गई या फिर फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, या इसी तरह से कोई चोर या इस तरह का बंदा जो है वो खुदा न खास्ता वो डेटा सेंटर का लॉक वगैरह तोड़ के अंदर घुस गया और सर्वर्स या मशीन्स वगैरह या डिवाइसेस वगैरह को उसने चोरी कर लिया, तो ये सारी क्या होगी? फिजिकल थ्रेट्स हो सकते हैं हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को।
दूसरे होते हैं लॉजिकल थ्रेड्स। लॉजिकल थ्रेड्स क्या होते हैं कि हमारी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ईआरपी एप्लीकेशन हैं, ये जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो किसी न किसी वजह से खराब हो सकता है, और वो खराब हो सकता है मुख्तलिफ तरीकों से। मिसाल के तौर पे वायरसेस आ सकते हैं, वर्म्स आ सकते हैं, या फिर कोई बंदा, कोई अटैकर, कोई हैकर वो हमारी एप्लीकेशन को, हमारे डेटे को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी डिवाइस को, किसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करके और अनवांटेडली वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये दो तरह के थ्रेट्स हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमने ये एमसीक्यूज में बात की थी। जो पहला कंपोनेंट होता है वो ये है कि हमें इनपुट्स को डिजाइन करना होता है कि हमने कहाँ कहाँ से किस किस तरह से इनपुट्स लेनी है। नंबर 2, हम डिफाइन करते हैं और डिजाइन करते हैं कि सिस्टम के अंदर जो यूजेबल आउटपुट्स होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, यानी हमने जो डेटा इनपुट किया है उसके बाद उसको प्रोसेस किया है, और प्रोसेस करने के बाद हमने उसको कहीं ना कहीं डिस्प्ले करना है, रेंडर करना है, या उसकी पीडीएफ एक्सेल फाइल जनरेट करनी है, रिपोर्ट जनरेट करनी है, या उनको डैशबोर्ड पे प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है, वगैरह वगैरह। तो हमें आउटपुट को देखना पड़ता है कि हमें कैसे डिजाइन करनी है। थर्ड क्या होता है, हमने डेटा जब प्रोसेस कर लिया और उसके बाद हमें चाहिए कि हम वो डेटा जो हमने प्रोसेस किया या यूजर से जो इनपुट ली है उस डेटे को किसी फाइल में या किसी और जगह पे स्टोर करें। हम फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, हम डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेंड है वो 99.9% आप क्या है, डेटाबेसेस का है। तो डेटाबेसेस में या इवन फाइल में भी हमें जब स्टोर करना हो डेटा, तो हमें उसको भी डिसाइड करना पड़ता है या उसको भी डिजाइन करना पड़ता है। और लास्टली, यूजर ने जो इनपुट देनी है, तो यूजर जो इनपुट देगा वो किस पे देगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे या फिर सिंपल यूजर इंटरफेस पे, आप ये भी कह सकते हैं। तो जो यूजर इंटरफेस है उसको भी हमें डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, यदि यूजर किस तरह से हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा और कौन सी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सी एंट्री जो है वो डाल रहा होगा या डेटा एंटर कर रहा होगा। जैसे मैं और आप हर दिन वेब ब्राउजर की स्क्रीन देखते हैं, लॉगिन की स्क्रीन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, यूजर इंटरफेस। ये चार बुनियादी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं या कंपोनेंट्स को कंसीडर करना पड़ता है व्हाइल इट कम्स टू सिस्टम डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ई बिजनेस या ई कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें लिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है, अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वो जाहिर बात है अपने उस जगह पे, अपनी उस टेरिटरी में जहां वो एग्जिस्ट करता है फिजिकली, वहीं सेल कर रहा है, वहीं चीजें सेल कर रहा है, वहीं प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है लोकेलिटी के अंदर जितने लोग रहते हैं वहीं उनसे परचेजिंग करेंगे या वहीं से वो चीजें खरीदेंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन चले गए तो इसका मतलब ये है कि अब आप कहीं पे भी चीजें बेच सकते हैं। ठीक है, मैं और आप रोज दराज पे, ईबे पे या फिर अलीबाबा एक्सप्रेस पे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी आर फार अवे फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि आप कहीं पे भी हैं, नो यू कैन सेल इट ऑनलाइन ग्लोबली। दूसरी बात ये है कि अब आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि शायद अब आपने जो पहले स्टोर्स बनाने थे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोग रखने थे, लॉजिस्टिक है, इन्वेंटरीज हैं, अब आपने ये नहीं करनी, बल्कि कहीं पे भी आप हैं वहां पे भी, इवन दो आपने शायद देखा होगा कि लोगों ने घरों के अंदर छोटे छोटे वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग थिंग्स ऑनलाइन, वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन या ई कॉमर्स पे जब आप जाएंगे तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो पहले से भी कम हो सकती है या ट्रेडिशनल से कम हो सकती है। नंबर 3, ट्रेडिशनल पे क्या हुआ, सुबह 10 बजे 11 बजे शॉप खुली, रात को 7 बजे 8 बजे बंद होगी, और उसके बाद फिर यू एंड आई कैन नॉट परचेज और मेक परचेजेस, राइट। लेकिन जो ऑनलाइन है उसमें रात को अब 2 बजे भी खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, सुबह नमाज के बाद 4 बजे 5 बजे या 6 बजे अर्ली मॉर्निंग। अब आपका मूड किया, कुछ चीज आपको जरूरत है, आप उस वक्त फ्री होते हैं, यू कैन प्लेस द ऑर्डर। तो इट्स 24/7 परचेजिंग प्रोसेस अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। फोर्थ क्या है जी, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्लो है, यानी रियल टाइम जो डेटा है, ये इन्वेंटरीज हैं, सेल्स हैं, कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, शिपिंग है, ट्रैकिंग है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं रियल टाइम, कस्टमर्स के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। और पांचवी चीज क्या हो सकती है कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, और ऑनलाइन जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन जो ऑर्डर ट्रैकिंग है, ठीक है, ये सारी क्या है बहुत फास्ट हो रही है, बहुत रियल टाइम हो रही है, बहुत इंस्टेंट हो रही है। ठीक है, जो कि कन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए भी और कन्वीनियंट है किसके लिए भी, कंपनी के लिए या फिर उस मैन्युफैक्चरर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है,
तो ये 5 कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि बेनिफिट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ई कॉमर्स पे आ रही है या ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर रिकवरी प्लान, और सेकंड पार्ट इसका देखेंगे हम, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। डिजास्टर रिकवरी प्लान के ऊपर थोड़ी सी हमने बात की थी एमसीक्यूज वाले सेक्शन में भी। प्लान है ना चूंकि, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई प्रोसीजर होंगे, कुछ प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, जो कि पहले से ड्राफ्ट किए हुए लिखे हुए होंगे ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरी बात ये होगी, चूंकि ये रिकवरी है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि वो अपनी आईटी सिस्टम को, अपनी एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को, ईआरपीस को, अपने डेटे को, अपने ऑपरेशंस को, ये सब चीजों को रीस्टोर कर सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई डिसरप्शन आएगी बिजनेस को, जब भी कोई डिजास्टर खुदा न खास्ता आएगा, जब भी कोई ऐसा इवेंट आएगा जिसमें हार्डवेयर सिस्टम या कोई चीज भी खराब हो सकती है, ऑपरेशंस हाल्ट हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, तो उस वक्त ये प्लान काम आता है कि हमने इन सब चीजों से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, इन सब चीजों से अपने आप को रीस्टोर कैसे करना है। इस प्लान के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो क्या होगा, हमने स्टेप्स लिखने हैं कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे इन चीजों को, यानी 1 बाय 1 प्रोसीजर हमारे क्या होंगे, किस तरह से हम चीजें रिस्टोर करेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी किस टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे। ठीक है, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, बैकअप्स हैं, इस तरह के और प्रोसीजर्स हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कौन से यूज करेंगे, रिसोर्सेज हमें क्या रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर रहे होंगे किस लिए, टू रिकवर सिस्टम्स विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। जो हमने डिसाइड किया होगा प्लान के अंदर कि हमने इतने टाइम से ज्यादा डाउन टाइम नहीं रख सकते। ठीक है, अब अभी बात करें ई कॉमर्स स्टोर की, तो ऐसा हो सकता है कि एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो 3 दिन के लिए बंद हो जाए कि जी वेबसाइट में कोई मसला है, कस्टमर्स लूज कर जाएंगे ना वो लोग। तो उनकी कोशिश होगी कि शायद हम मिनट्स के अंदर दोबारा अपनी वेबसाइट्स को रिज्यूम कर लें, रिस्टोर कर लें, ताकि कस्टमर दोबारा फिर जो है वो चीजें परचेज करना शुरू कर दें। तो ये बहुत जरूरी होता है कंपनीज के लिए कि वो डिजास्टर रिकवरी प्लान्स लिखें और ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से डिफाइन करें, ड्राफ्ट करें और फिर इनको इम्प्लीमेंट करें। हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है कि कंपनीज अब सारी की सारी रिलाय करती हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, वो कुछ भी बेच रही हैं, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी चीज है, इवन डिसीजन मेकिंग है, डेली ऑपरेशंस हैं, जितनी कम्युनिकेशन है, आपने शायद सुना हो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अब क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, सिस्टम्स पे हो रही हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे हो रही हैं। अब अगर खुदा न खास्ता ये सिस्टम डाउन है, तो मतलब ये कस्टमर ना तो ऑर्डर परचेज कर सकता है, ना आप ऑपरेशन चला सकते हैं, ना आप लोगों को इनवाइस भेज सकते हैं, ना आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी तरह की कोई चीज भी नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर एक तो आपके ऑपरेशंस रुके हैं, दूसरा बिजनेस को लॉस हुआ, तीसरा आपकी हो सकता है खुदा न खास्ता फाइनेंशियल लॉस हो जाए, चौथा कस्टमर्स जो हैं वो आपसे एनॉयड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इनका तो सिस्टम ही नहीं चलता, लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं। खुदा न खास्ता आपकी ब्रांड रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रिकग्निशन या रेपुटेशन, ये सारी क्या हो रही है, स्टेक पे जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए कि वो डिजास्टर रिकवरी प्लान लिखें और इस तरह की नागहानी आफतों से या सूरत हाल से निपटने के लिए उनके पास बिल्कुल प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और तरीकाकार बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई नागहानी आफत से उनका सामना होता है तो वो अपने आप को बिल्कुल उन स्टेप्स, उन प्रोसीजर और उन प्रोसेसेस को फॉलो करके क्विकली अपने आप को रिज्यूम कर सकें, ताकि बिजनेस दोबारा रिज्यूम हो, ऑपरेशंस दोबारा रिस्टोर हो और सारी चीजें दोबारा चले, बिजनेस कंटिन्यूटी रहे, ताकि वो कस्टमर लूज ना करें, अपना रेवेन्यू लूज ना करें और अपनी ऑपरेशन, अपनी प्रोडक्शन को क्विकली बहाल कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी डिजास्टर रिकवरी प्लान और उसकी अहमियत और उसकी जरूरत के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द कॉमन रिस्क मिटिगेशन ऑप्शंस यू कैन कंसिडर। अब रिस्क मिटिगेट हम करते हैं तो हमें बताना है कि कुछ कॉमन ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, चॉइसेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले क्या है, आप अजम्पशंस ले लें, यानी आप ये ज्यूम कर लें कि रिस्क आएगा और आप कहेंगे जी कोई बात नहीं, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं, यानी हम अपने ऑपरेशंस या फिर अपनी प्रोडक्शन उसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत शायद हम कोशिश करेंगे, कुछ कंट्रोल लगा लेते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम बच सकें, लेकिन हमें अंदाजा है कि रिस्क आएगा और हमने सोचा है कि हम अपने ऑपरेशंस रोक नहीं रहे बल्कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, रिस्क अवॉइडेंस। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जिस वजह से रिस्क हमें आ सकता है
या खतरा दरपेश हो सकता है जिस वजह से उस वजह को ही हम कोशिश करें कि निकाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से मसला आ सकता है, किसी एक फंक्शन की वजह से मसला आ सकता है, किसी एक सिस्टम की वजह से ये इशू हो सकता है, तो हम क्या करें, उन चीजों को आइसोलेट कर दें, बंद कर दें, रोक दें। ये क्या होगा, रिस्क अवॉइडेंस। थर्ड क्या हो सकता है, रिस्क लिमिटेशन। हम क्या चाहेंगे कि जो रिस्क की वजह से हमें इम्पैक्ट आएगा, यानी जो वो रिस्क है, जो वो असरात डालेगा, हम उन असरात को किसी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो, या फिर डिटेक्टिव कंट्रोल्स, ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है कि हम उस इम्पैक्ट को जो रिस्क डाल सकता है उसको कम से कम करें, जितना हम कम कर सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है कि हम प्रोएक्टिवली कुछ प्लान करें, यानी हम कोई प्लान डेवलप करें और कोशिश करें कि रिस्क को मैनेज कर सकें। और फिफ्थ ये हो सकता है कि हमने अपनी वीकनेस को रियलाइज कर लिया कि ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी वल्नरेबिलिटी है, और हम उसको क्विकली रिसर्च करें और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन या फिर कोई ना कोई कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और छठा क्या हो सकता है कि हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आपने भी देखी होगी, हम कोई थर्ड पार्टी वेंडर यानी इंश्योरेंस कंपनी को आउटसोर्स कर लेते हैं, और फिर घर, गाड़ी, या फिर खुदा न खास्ता दुकान, कारोबार को कोई भी खतरा जो दरपेश होता है वो फिर हमारी तरफ नहीं आता, बल्कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है। तो हमें कोई प्रीमियम पे करना होता है मंथली बेसिस के ऊपर या फिर एनुअल बेसिस के ऊपर, और जो भी इस तरह की कोई डिजास्टर आती है फिर खुदा न खास्ता तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी हैंडल करती है। तो यूं हम अपना रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हुआ रिस्क ट्रांसफर या रिस्क ट्रांसफरेंस। तो ये कुछ 5-6 जो है वो मिटिगेशन ऑप्शंस है हमारे पास जो हम कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर स्कैनर्स यूज्ड एज ए टेक्निकल कंट्रोल अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ वायरसेस। हम स्कैनर यूज करते हैं, बेसिकली वो किस तरह हेल्प करते हैं कि वायरस की जो स्प्रेड है या उनका जो फैलाव उनको रोका जा सके या उनको वो रोक सकें। तो हमें पता है हमारे पास जो स्कैनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो डिटेक्ट करते हैं इन वायरसेस को या मलिशियस पीस ऑफ कोड को या इन कोड्स को। दूसरा, उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको आइसोलेट करते हैं, यानी आपके सिस्टम में से उनको अलग कर देते हैं। लॉजिकली रहते वो इनसाइड के सिस्टम ही है, लेकिन बाकी फाइल से या ऑपरेटिंग सिस्टम से उनको आर्जी तौर पे आइसोलेट करके अलग कर देते हैं और फिर इनको रिमूव कर देते हैं। ये वायरस या मलिशियस कोड हमारी ऑर्डिनरी फाइल्स के साथ भी हो सकता है जो मैं और आप यूजर क्रिएट करते हैं, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी हो सकता है, या फिर हमारी ईमेल्स के साथ भी हमें कहीं ना कहीं से कोई भेज सकता है गलती से, या फिर हम मुख्तलिफ फाइलें और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, वहां से भी हमें मिल सकता है। तो स्कैनर जो है वो इस तरह से डिटेक्ट करते हैं, इनको आइसोलेट करते हैं और उसके बाद फिर रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा काम करते हैं स्कैनर, तो बेसिकली क्या करते हैं कि जी हमारे जो सिस्टम की एक्टिविटी है, यानी सिस्टम में कितनी फाइल्स, कितनी एप्लीकेशंस किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं, और नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो किस तरह से जा रही है, किस तरह से पैकेट्स आ रहे हैं, और क्या क्या एप्लीकेशन है वो डेटा भेज रही हैं, ये मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं इन कौन कौन सी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही हैं, कौन कौन सी किस किस रिसोर्स को यूज़ कर रही हैं, कौन एप्लीकेशन जो है वो कितनी मेमोरी एलोकेट करवा रही है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है वो रियल टाइम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है कि सिस्टम में जो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आ सकता है, यानी मैलवेयर आ सकता है, मेलिशियस कोड आ सकता है, कोई वायरस आ सकता है, ये जितनी भी इन्फेक्शन है जो सिस्टम में आ सकती है और वो सिस्टम को या फाइल्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को डैमेज कर सकती है, उनको किसी न किसी तरह से रोका जा सके, उनको किसी न किसी तरह से प्रिवेंट किया जा सके, कम किया जा सके, ताकि सिस्टम जो है वो उसके अंदर ना तो कोई वायरस आए और ना ये वायरस जो है वो फिर आगे की फैले। जैसे हमने कहा ना कि वो आइसोलेट कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आइसोलेट कर रहे हैं तो वो इनका फैलाव रोक रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो दिस इज हाउ स्कैनर जो है वो हेल्पफुल है हमारे वायरसेस को कंट्रोल करने में और उनकी प्रोपेगेशन को भी कंट्रोल करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एन आईडीएस एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। ठीक है, हमने बात की थी थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव में भी इसके ऊपर कि आईडीएस क्या होते हैं, ये ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं या डिवाइसेस भी हो सकते हैं जो कि क्या होते हैं, मॉनिटर करते हैं हमारी नेटवर्क सिस्टम्स को या ट्रैफिक को। कोई भी ऐसी अनऑथोराइज या सस्पिशियस एक्टिविटी जो कि कोई बाहर से बैठा हुआ अटैकर या हैकर जो है वो लॉन्च करता है और हमारे इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आईडीएस जो है वो क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं और कोई ना कोई एक अलर्ट, अलार्म, कोई मैसेज, कोई रिपोर्टिंग भेज देते हैं किसी भी सिस्टम को, किसी और कंसोल को, किसी और एप्लीकेशन को या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड को, किसी बंदे को ईमेल कर सकते हैं। तो ये सिग्नल दे देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, या फिर डैशबोर्ड तक कहीं ना कहीं ये अलार्म या मैसेज या अलर्ट भेज देते हैं
कोई इंट्रूजन हो रही है, कोई एक पोटेंशियल इंट्रूजन हो रही है बाहर से जो कि डिटेक्ट की गई है, तो फिर सिस्टम सिक्योरिटी वाले या आईटी सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वो फिर देखते हैं कि किस तरह से चीजों को मजीद मैनुअली इंटरवीन करके हैंडल करना है। अब इसके जो कंपोनेंट्स है बेसिकली वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है सेंसर। ये क्या करता है, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो गैदर करता रहता है, ठीक है। यानी नेटवर्क पैकेट्स जो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, इसी तरह ये सारी लॉग्स मेंटेन करता है और सिस्टम जो कॉल्स हैं उनके ट्रेसेस वगैरह भी मेंटेन करता है। तो ये सेंसर का ये काम है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के हवाले से ये डेटा कलेक्ट करके लॉज जनरेट करता रहता है या क्रिएट करता रहता है। उसके बाद आता है एनालाइजर। एनालाइजर ये करता है कि ये बेसिकली इनपुट रिसीव करता है सेंसर से, ठीक है। यानी सेंसर ने जो काम किया है वो एनालाइजर ने ले लिया है और उसके बाद फिर देखता है कि ये जितना भी लॉग क्रिएट हुआ है क्या इसके अंदर तो कोई ऐसी इंट्रूसिव एक्टिविटी नहीं है, यानी कोई इंट्रूसिव एक्टिविटी तो नहीं कहीं आ रही जो कि लॉग्स बनाए हैं किसने, सेंसर ने। सेंसर सारी ट्रैफिक को आप समझ लीजिए मॉनिटर करके लिख रहा है या राइट डाउन कर रहा है। एनालाइजर फिर उसको क्या कर रहा है, जरा मोटे लेंस के साथ चेक करता जा रहा है कि क्या ये सारी चीजें ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अच्छा, एक जो थर्ड पार्ट होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल होता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है या आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो सारी सेटिंग्स कर सकता है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस है वो कर सकता है, डिफॉल्ट भी यूज कर सकता है या फिर अपनी कस्टमाइज भी कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी के लिहाज से। और एक इसका यूजर इंटरफेस होता है। तो ये चार बुनियादी चीजें होती हैं या कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक आईडीएस यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के। 9th है आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिफोर कंडक्टिंग द इम्पैक्ट एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट में हमने अब इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, यानी हमें देखना है कि कोई रिस्क कितना इम्पैक्ट डालेगा, कितना बुरा असर डाल सकता है हमारे कारोबार पे, हमारे ऑपरेशंस पे या हमारे सिस्टम्स पे। तो वो हमें जब इम्पैक्ट एनालिसिस करना है तो कितनी इंफॉर्मेशन हमें उससे पहले रिक्वायर्ड हो, यानी हमें क्या उससे पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात ये है हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए कि हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशंस या नेटवर्क डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स वगैरह ये कितने हैं। एक तो हमारे पास ये लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारे वो बिजनेस प्रोसेसेस जो कि प्योरली डिपेंडेंट है आईटी के ऊपर, ठीक है। जैसे आप बात करें ई कॉमर्स स्टोर की, तो ई कॉमर्स स्टोर में प्रिक्योरमेंट, अगेन कि आपने कहीं से कुछ चीजें खरीदनी है, इन्वेंट्री में डालनी है, तो ये भी आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके ऑपरेशन जो कि क्या है, लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ये तो प्योरली आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इनवाइसिंग, ट्रैकिंग, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हो रही हैं। ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि नोन रिस्क हमें क्या होते हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस को नोन रिस्क क्या होते हैं जो कि हमारे ऑपरेशंस को या फिर हमारे एसेट्स को जो कि हमने ऊपर बुलेट 1 में लिस्ट किए हुए उनको मसला हो सकता है। ये मैंने आपने इनको क्लियरली आउटलाइन कर लिया, पहले से लिख लिया। और नंबर 4, हमने ये देखना है कि जो कोई खतरा दरपेश हो सकता है हमारे बिजनेस को, हमारे ऑपरेशंस को, वो किन टर्म्स में हमने मुहैया करना है। क्या हमने ये देखना है कि खुदा न खास्ता लॉस कितने पैसों का हुआ, या कितनी देर के लिए मेरे हमारे ऑपरेशन रुके, या फिर कौन कौन से कस्टमर या खुदा न खास्ता कितने कस्टमर हमें छोड़ के चले गए, ठीक है ना। वो उन्होंने कहा जी हम आपसे बाय नहीं करेंगे, हम आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन थेफ्ट होगी या कोई और चीज होगी जो हमारी कंपनी के लिए कोई लीगल इशू क्रिएट करेगा। तो हमें इम्पैक्ट का क्राइटेरिया देखना है कि क्या ये फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, या खुदा न खास्ता कल को हो सकता है ऑपरेशनल लॉस हो सकता है, रेपुटेशनल हो सकता है, या फिर कोई लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे बिजनेस को। ये हमने देख लिया। हमें ये देखना है कि यह हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी रिकवरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। खुदा न खास्ता इम्पैक्ट अगर ज्यादा होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमें कितनी देर तक बिजनेस हम मैक्सिमम बंद रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 2 आवर्स, 6 आवर्स अ डे, 2 डेज, तो ये कितना होना चाहिए हमारा, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारी मैक्सिमम टॉलरेंस क्या है, कि हम बिजनेस को, ऑपरेशंस को कितनी देर तक सस्पेंड रख सकते हैं खुदा न खास्ता, और हमारा रिकवरी टाइम क्या है। तो ये बुनियादी 5 चीजें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए इम्पैक्ट एनालिसिस कंडक्ट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ए सीआरएम एंड व्हाट आर इट्स कॉमन यूज। सीआरएम की अभी हमने बात की कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सीआरएम कहते हैं। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कस्टमर्स के साथ अपने इंटरेक्शन को मैनेज कर सकते हैं आसान तरीके से। आज से कुछ अर्सा पहले कंपनी जो थी वो ट्रेडिशनल चैनल यूज कर रही थी कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें ज्यादातर क्या अवेलेबल था, ये यूज किया जाता था टेलीफोन, और उसके बाद कुछ फैक्स यूज की जाती थी,
अब आजकल के दौर में देखिए तो ये चीजें बड़ी मुश्किल और टाइम टेकिंग है, सही है, और बड़ी चैलेंजिंग भी है। एक बिजनेस के अगर लाखों कस्टमर्स हैं तो उनके लिए मुमकिन नहीं सब लोगों को मैसेजेस करना, कॉल्स करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, मेंटेन करना, एक्सेट्रा। तो अब कंपनीज ने क्या लिया हुआ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या टूल्स लिए हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, CRM। तो कस्टमर्स की इंक्वायरीज, उनकी ईमेल, उनके मैसेजेस, करंट प्रोडक्ट के बारे में, नई प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उनकी कस्टमाइजेशन के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इमेजिन करें कि इतने सारे सिस्टम्स को फिर किस तरह से जो है वो, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कैसे वो मेंटेन करें, मैनेज करें। तो CRM हेल्प करता है कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो अपने इस इंटरेक्शन को कस्टमर के साथ बड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। इवन अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी इंक्वायरीज को भी यहाँ ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कस्टमर्स को, यानी मुझे और आप, हमें एज ए कस्टमर्स बहुत जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारी अपनी इंक्वायरीज को बिल्कुल टू द स्पेसिफिक टेलर्ड आंसर मिलेगा, और हमारे उस कंपनी के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रहेंगे। और यही बिजनेस चाहता है कि कस्टमर्स को टेलर्ड रिस्पॉन्स दिया जाए ताकि कस्टमर जो है वो हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो विद द सर्विसेज, विद द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इवन फीडबैक लेने के लिए भी, कस्टमर सर्विसेज के लिए भी, इवन दो कंप्लेंट्स के लिए भी, बहुत सारी चीजों के लिए, राइट। तो कंपनी से आ रही होती है कि कस्टमर इंगेज रहे, ताकि कस्टमर लॉयल रहे और कस्टमर जो है वो हमारे साथ रिटेन रहे, यानी हम कस्टमर को रिटेन रखें। इन सारी चीजों के लिए कंपनी जो है वो CRM यूज करती हैं। अब कुछ कॉमन यूज देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहली बात यह है कि जितने कस्टमर्स हैं उन सब का जो डेटा है, सबकी इंफॉर्मेशन है, वो CRM में एक जगह रखी होती है। उसमें सेल्स के, मार्केटिंग के, कस्टमर सर्विसेज के लोग, ये सारे के सारे वही डेटाबेस यूज करते हैं। नंबर 2, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। अभी हमने बात की कि इससे क्या होगा, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। जो एज ए कंपनी आप कस्टमर्स को सर्विसेज देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा वो कस्टमर्स को एड्रेस कर सकेंगे और कस्टमर्स की इंक्वायरीज को जल्द और अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। थर्ड क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो वाले लोग यूज कर सकते हैं और उनके लिए बड़ा अच्छा है, और वो सेल्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। फोर्थ, अभी हमने बात की थी कि कस्टमर्स हैप्पी है, लॉयल है, तो कंपनीज कस्टमर्स को रिटेन कर सकती हैं, तो कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव हो सकती है, और बिल्कुल होती है। और फिफ्थ जो है वो कंपनीज के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने फोरकास्ट करनी होती हैं, यानी सेल्स फोरकास्ट करती है कंपनी। अगर इतनी सेल होगी तो हम इतनी प्रोडक्शन हमें करनी होगी, और ये बहुत सारी और रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस के लिए यूज करती हैं कंपनीज, जिसमें वो बहुत सारी एफिशिएंसीज जो है उन्होंने गेन करनी होती हैं या वो करती हैं। सो CRM इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कस्टमर्स को हैप्पी, रिटेन और लॉयल रख सकें। ठीक है, सो दिस इज अ CRM, और कुछ कॉमन यूज हमने वो जरा रिव्यू किए हैं। 11 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ऑडिट का हमने कहा था कि ऑडिट बेसिकली एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, एक, और नंबर 2 हम इवेल्युएट करते हैं कि जो करंट कंट्रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सारे इन प्लेस हैं। और अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेंस से हम देखें तो हम कहना चाहेंगे कि हम एग्जामिन करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि जो कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, क्या वो इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, डेटा, ये सारी चीजें सिक्योर हैं, रिलायबल हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो स्मूथली या एफिशिएंटली क्या वो ऑपरेट कर रहा है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि हम IS के या इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट में देखते हैं या उनको एग्जामिन करते हैं। अगेन पर्पस क्या होगा कि हम ये देखें कि क्या जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं कस्टमर्स का, जैसे अभी हमने बात की थी CRM की, तो क्या कस्टमर्स का डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं क्या वो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हम कर रहे हैं, क्या वो हो रही है। यानी हम अपनी कंपनी से बाहर अपने कस्टमर्स का डेटा वो तो नहीं कहीं बेच रहे खुदा न खास्ता या एक्सपोज कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी इंटरनल जो IT पॉलिसीज हैं क्या हमारे लोग वो फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हम जो ऑडिट कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि क्या जो इस कारोबार को जो खतरात दरपेश हैं, जो रिस्क पोटेंशियल हो सकते हैं इस बिजनेस के लिए, क्या वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, क्या उनके लिए मिटिगेशन प्लान लिखे जा रहे हैं, क्या उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस, यूजर कंट्रोल है, इंटरनल जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, क्या उनके एक्सेस कंट्रोल बिल्कुल ठीक है, क्या वहां कोई डेटा मिस हैंडल, कोई इंफॉर्मेशन मिस यूज, इस तरह की कोई चीज तो नहीं हो रही। तो ये सारा सिलसिला है कि ऑडिट जब कंडक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, तो ओवरऑल देखा जाता है कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, डेटा, इंटेग्रिटी,
आईटी पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजें क्या वेल प्लान्ड हैं, वेल एग्जीक्यूटेड हैं, फॉलो हो रही हैं, इन प्लेस हैं और ये इफेक्टिव हैं या फिर नहीं है। और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऑडिटर होते हैं वो एक अपनी रिपोर्ट फाइनल करते हैं और उसके बाद फाइनलाइज रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्टेड रिपोर्ट वो फिर लीडरशिप या कंपनी की मैनेजमेंट को दी जाती है। हियर वी आर स्टैंडिंग, और अगर कोई इंप्रूवमेंट या रिकमेंडेड एक्शंस हो तो वो उसके ऊपर जरूर लिखते हैं और उसके बाद फिर लीडरशिप उसके हिसाब से फिर कोई ना कोई मजीद इनिशिएटिव लेती है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन द फॉलोइंग कंट्रोल्स। तो कुछ कंट्रोल हमें दिए गए हैं, उनको हमने थोड़ा सा डिफाइन करना है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है जी, कि कंपनी में कोई बंदा किस चीज को एक्सेस कर सकता है, यानी आई एम एज ए यूजर, मैं किन किन डिवाइसेस को, किन किन एप्लीकेशंस को, किन किन सॉफ्टवेयर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, डेटाबेस को कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिपोर्टिंग टूल है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस कंट्रोल। यानी हर बंदा हर चीज एक्सेस नहीं कर सकता, डिपेंड करेगा कि हमने किसको क्या एक्सेस देंगे। दूसरा इनपुट कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स ओवर हाउ द डेटा इज इनपुट इनटू अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में डेटा कैसे इनपुट किया जाएगा, ये क्या होगा, इनपुट कंट्रोल। कम्युनिकेशन कंट्रोल की हमने बात की थी इससे पहले भी, कि जो डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन नेटवर्क्स या डिफरेंट नेटवर्क्स, जैसे लैन भी हो सकती है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, ठीक है, या इंटरनेट की हम बात करते हैं, तो यहाँ जितने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस या फिर डेटा ट्रांसफर की कंप्लायंसेस हैं या कंट्रोल्स हैं, उनको हम कहेंगे कम्युनिकेशन कंट्रोल। इसी तरह प्रोसेसिंग के कंट्रोल्स होते हैं कि जो डेटा प्रोसेस होना है उसके लिए कितने कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं या क्या कंट्रोल चाहिए। डेटाबेस के कंट्रोल इटसेल्फ होते हैं कि डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कौन कौन जो एक्सेस भी कर रहा है वो क्या क्या चीजें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर है वो डेटाबेस को एक्सेस तो कर सकता है लेकिन वो कोई चीज एडिट नहीं कर सकता, कोई अपडेट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ डेटाबेस में से रिकॉर्ड देख सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से और हो सकता है कुछ यूजर जो है वो एक्सेस ही नहीं कर सकते डेटाबेस को। तो कितने लोग हैं जो एक्सेस कर सकते हैं और जो एक्सेस कर सकते हैं वो क्या चीजें कर सकते हैं। और इसी तरह आउटपुट कंट्रोल्स हैं, चूंकि ये डायरेक्टली प्राइवेसी के ऊपर आता है तो इसलिए ये देखना पड़ता है कि आउटपुट किस किस को दिखानी है, कितनी आउटपुट आपने दिखानी है, कितनी जो है वो हाइड रखनी है, कितनी डिस्प्ले करनी है, कौन सी रिपोर्ट प्रिंट करनी है, कौन सी चीजें डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करनी है। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि आमतौर पे हमें देखने पड़ते हैं या हम डिजाइन कर रहे थे सिस्टम कि किस तरह के कंट्रोल्स को किस तरह से हमने हैंडल करना है। 13 है जी, कुछ हमें फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल दिए गए हैं, कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि ये किन पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगल की सिंबल हमें नजर आ रही है, हमें पता है वो किसके लिए होती है, एक प्रोसेस के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद डायमंड जो शेप होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, डिसीजंस के लिए, ठीक है। डिसीजन में हम नॉर्मली एक फ्लो इन करते हैं और उसके बाद दो फ्लो आउट करते हैं, एक ट्रू के लिए होता है और एक पे फॉल्स के लिए। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने एक साइड पे जाना होता है और अगर फॉल्स है तो फिर हम वाइस वर्सा दूसरी साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड शेप है वो हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट की होती है। ये डॉक्यूमेंट हम किसी प्रोसेस में इनपुट भी कर सकते हैं और किसी प्रोसेस से आउटपुट भी जनरेट हो सकती है, जैसे कि कोई एक रिपोर्ट हो सकती है। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास शेप है वो हम इनपुट या फिर आउटपुट के लिए यूज करते हैं। अपने फ्लो के अंदर हमने दिखाना हो कि इस जगह पे हम कुछ इनपुट ले रहे हैं या फिर इस जगह पे कोई आउटपुट आई है, जनरेट हुई है। और लास्ट में जो हमारे पास शेप है ओवल शेप, वो हम आमतौर पर टर्मिनेटर के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसी ओवल शेप को भी हम फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में भी, यानी जो आपने देखा होगा शायद, हम स्टार्ट लिखते हैं और उसके बाद यहाँ से हम फ्लो चार्ट जो है वो शुरू करते हैं और इसी सिंबल पे हम अपने फ्लो चार्ट को कंप्लीट यानी एंड करते हैं या टर्मिनेट करते हैं। तो ये दोनों जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। 14 है रिकमेंड डिफरेंट वेज टू कीप अ पासवर्ड सिक्योर। ये मेरा ख्याल है बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि आजकल के दौर में या ओवरऑल देखें तो पासवर्ड को सिक्योर किस तरह से रखा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना पासवर्ड अपने पास रखें, कभी किसी के साथ शेयर ना करें, मेरा ख्याल है कोई करना भी नहीं चाहेगा। दूसरी बात ये है कि आप इसको लिखे मत, यानी लिखने से इज्तनाब करें। कहीं आप लिख लेंगे और उस पर्ची को या पीस ऑफ पेपर को कोई भी अगर पढ़ लेता है तो जाहिर बात है फिर ये उसको पता चल जाएगा। तो आमतौर पर ये कहा जाता है इसको लिखिए मत। तीसरा ये है कि कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग या फिर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करें। और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के लिए क्या आप यूज करें जी, आप लोअर केस, अपर केस, नंबर्स, न्यूमेरिक और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो इनको मिला के एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग जो है वो सिक्योर पासवर्ड बनाइए, ताकि वो गेस करना या आपने शायद सुना हो डिक्शनरी अटैक, इनसे आप बच सकेंगे। और फोर्थ जो है वो क्या हो सकता है कि जी आप रेगुलरली चेंज करते हैं,
यानी आपने ऐसा नहीं है कि एक पासवर्ड रखा है और 6 साल से वही है। इसको आप एक रूटीन बना लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते या हर महीने ही इसको चेंज करें, बट एटलीस्ट 1 क्वार्टर के बाद इसको थोड़ा-सा चेंज कर लिया करें, ठीक है? और फिफ्थ जो है वो ये है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई सस्पेक्शन मिलती है ऐसी, या आप समझते हैं कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि शायद पासवर्ड जो है वो किसी ने एक्सेस कर लिया या कोई ट्राई कर रहा है या कर सकता है, तो आप उसको इमीडिएटली चेंज करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ 5 रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमें ज़हन में रखनी चाहिए, हम किसी को दे सकते हैं कि वो किस तरह से पासवर्ड को सिक्योर रखें। 15 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो क्विकली देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिजाइन जो होता है वो प्री डिफाइंड जो स्टैंडर्ड्स हैं और डॉक्यूमेंटेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें फोकस किस बात पे होता है? प्रोसेसेस के ऊपर, डेटा फ्लो के ऊपर और सिस्टम फंक्शंस के ऊपर। यानी एक सिस्टम में कितने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कितने प्रोसेसेस हैं जो आपने इंप्लीमेंट करने हैं, और डेटा जो है वो किस फंक्शन किस प्रोसेस से किस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है? और इसमें जो टूल यूज होते हैं वो बड़े सिंपल हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं। फ्लो चार्ट है, डेटा फ्लो डायग्राम है, और ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। और लास्टली ये आप याद रखिएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो डीकम्पोजिशन होती है जो ओवरऑल सिस्टम ने काम करना होता है, ठीक है? एक ओवरऑल सिस्टम ने किस तरह से एज ए होल फंक्शन करना है, स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी डीकम्पोजिशन करते चले जाते हैं, और फिर हम एक एक फंक्शन को फिर देखते हैं। तो ये बुनियादी कुछ चीजें हैं, एक हाई लेवल व्यू हो गया स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन का। अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एनालिसिस एंड डिजाइन है उसमें बेसिकली क्या चीजें होती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है वो आपने शायद इससे लफ्ज़ से क्लू ले लिया हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन जो है वो फोकस करता है क्लासेस के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली ये मिमिक होते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज की, जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट, स्टूडेंट, कोर्स। ये मुख्तलिफ एंटिटीज हैं। आप ये समझ लीजिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। ये इसका फोकस इन चीजों के ऊपर होता है। ऑन द अदर साइड ये कहता है जी ठीक है, जो ERDs या DFTs वगैरह हैं उनको भी इस डिजाइन अप्रोच में यूज किया जा सकता है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ और जावा, आई बिलीव कि आपने वो पढ़ रखी हैं या पढ़ चुके हैं आप, तो ये उनको भी सपोर्ट करता है। यानी इन लैंग्वेज को यूज करके ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है वो किया जा सकता है, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन डिजाइन्स को। और ये जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी उनके साथ कुछ चीजें ऐड कर रहा है, उनको रिप्लेस नहीं कर रहा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। 16 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्विकली वो देख लेते हैं। स्कैनर्स की भी हमने बात की थी कि स्कैनर्स के हैं, ये वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं या मलिशियस कोड को डिटेक्ट करते हैं, इनको आइसोलेट करते हैं और उसके बाद फिर ये इनको डिलीट करते हैं। लेकिन एक चीज अपनी यहाँ पे याद रखनी है कि ये नोन थ्रेट्स के साथ ऐसा होता है। जो नोन थ्रेट्स हैं स्कैनर्स उनको डिटेक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है? ये अपनी ये दिन में रखनी है बात। जो एक्टिव मॉनिटर्स होते हैं, चूंकि ये दो लफ्ज यहाँ देखिएगा, एक्टिव और मॉनिटर, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है? एक्टिव और कॉन्टिन्यूस को जरा मिला के देखिएगा। एक्टिव मतलब कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं इसको, सिस्टम की एक्टिविटीज, ठीक है, इन रियल टाइम, ताकि ये प्रिवेंट कर सकें या ब्लॉक कर सकें कि इसको कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। बिहेवियर ब्लॉकर कैसे होते हैं कि जी ये कोई भी चीज ऐसी होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि अब नॉर्मल होती है, रेदर देन दी नोन सिग्नेचर। यानी ऊपर हमने कहा था ना सिग्नेचर है, अगर नोन है तो उसके अंदर उनको हैंडल कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नेचर है जो नोन नहीं है, फिर क्या होगा? और वो अननोन सिग्नेचर जो हैं वो कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं या कोई अबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, तो फिर हमारे ये बिहेवियर ब्लॉकर जो हैं ये उनको रोक लेंगे। और फोर्थ क्या है जी, लॉजिकल इंट्रूजन। तुमने बात की थी इससे पहले भी कि लॉजिकल इंट्रूजन ये होगा कि कोई साहब कहीं और बैठे हुए हैं, अटैकर साहब हैं, हैकर साहब हैं, वो कहीं और बैठे हुए हैं, और मेरे आपके सिस्टम को या हमारे नेटवर्क में कोई सिस्टम जो है वो उसकी वर्नेबिलिटी को वो यूज करते हुए तो हमारे सिस्टम की एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होगा? लॉजिकल इंट्रूजन। 17 है लिस्ट 5 मेजर रीजंस दैट अट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू ERP। हमें 5 बुनियादी वजूहात बतानी है कि ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करता है ERP। तो वो कौन कौन सी वजूहात है जो ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि ERP इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली बात ये है, हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव में भी, कि ERP की सबसे अच्छी बात यह है कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होने देता। और ये इस वजह से नहीं होने देता
क्योंकि इसके पास क्या है, सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो ये एक सबसे अच्छी बात होगी। दूसरी बात क्या हुई कि जो डेली या रेगुलर ऑपरेशंस हैं या प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेट होते हैं। अब जब प्रोसेसेस ऑटोमेशन हो गई तो इसका मतलब ये है कि मैनुअल जो काम है वो काफी हद तक कम हो गया, ठीक है, जिसमें गलती के चांस भी होंगे, वो भी बेहतर हो जाएगी। और फिर जो लेबोरियस या हेक्टिक रूटीन थी वो हमारी बेहतर होगी या खत्म होगी। तो ऑटोमेशन इसका दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हुआ कि रियल टाइम इंस्टेंटेनियस अपडेट्स हमने बात की थी, वो अगर रिफ्लेक्ट हो रही है सिस्टम के अंदर तो इसका मतलब ये है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग हमें मिल रही है। और अगर रियल टाइम रिपोर्टिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फोरकास्टिंग, बहुत सारी बजटिंग, प्लानिंग, ये सारी चीजें हम कर सकेंगे। सो इट विल हेल्प आप बेटर डिसीजन मेकिंग। नंबर 4 पे क्या होगा, जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं बिजनेस के थ्रू आउट, वो अब क्या हैं, चूंकि ऑटोमेट हो चुके हैं तो लिहाजा वो स्टैंडर्ड हैं, वो कंसिस्टेंट हैं। और नंबर 5, हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हो रही है, ठीक है, क्यों, हमारे प्रोसेस ऑटोमेट हैं, हमारे रिसोर्सेज बड़े ऑप्टिमाइज यूज हो रहे हैं। और चूंकि हमारे रिसोर्सेज अगर ऑप्टिमाइज यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑपरेशनल कॉस्ट जरूरी नहीं होता पैसों की टर्म्स में हम देखें, बल्कि इन द टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड इन द टर्म्स ऑफ टाइम वो भी बेहतर हो रही है, वो भी क्या हो रही है, ऑप्टिमाइज हो रही है। तो ये 5 बुनियादी अट्रैक्शंस हैं कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि वो ईआरपी को जरूर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। 18 है, आउटलाइन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ए सक्सेसफुल चेंज इंप्लीमेंटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें वो फैक्टर लिखने हैं जिनको अगर हम कंसिडर करें तो हम चेंज को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहली और बुनियादी बात, कोई भी चीज हमें करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्लियरली वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, हमें उसका पर्पस बताना होगा, हम ये क्यों कर रहे हैं, फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और ऐसा करने के लिए प्रोसेस क्या होगा। तो हमने सब लोगों को ये बिल्कुल बेहतर तरीके से बता दिया कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं और ऐसा करेंगे तो उसके फवायद क्या होंगे। ये पहली बात हमने कर दी। दूसरी बात, लीडरशिप ने कहा कि हम आपके साथ कमिटेड हैं, हम ऑन बोर्ड हैं, हम आपको साथ लेके चलेंगे। बल्कि लीडरशिप क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, लोगों को इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो ये दूसरा क्या हो गया, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर हो गया जो कि यकीनन बुनियाद बन रहा है सक्सेसफुल चेंज इंप्लीमेंटेशन की। थर्ड पे क्या हुआ, चूंकि लीडरशिप इन्वॉल्व है, लीडरशिप लोगों को ऑन बोर्ड कर रही है, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, मोटिवेट कर रही है और स्टाफ को इंगेज कर रही है, ताकि स्टाफ कल को ये ना हो कि जब हम चेंज का कहें तो उस वक्त वो कहें नहीं हम तो नहीं कर रहे, बल्कि हमें तो ये पसंद नहीं है, हम तो उसी तरीके से काम करेंगे, ये नहीं रेजिस्ट करें। नहीं, लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट है तो लीडरशिप क्या कर रही है, स्टाफ को इंगेज कर रही है और स्टाफ को ट्रेन कर रही है, मोटिवेट कर रही है। और बल्कि स्टाफ को इससे बढ़कर कह रही है कि आप ऑनरशिप ले आगे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने आपकी ये ड्यूटी लगाई है, ठीक है, हम चाहते हैं आप ये परफॉर्म करें, डिलीवर करें। तो स्टाफ जो है वो अर्ली उन्होंने इंगेज कर लिया है। और इस सारे सिलसिले के लिए जो बुनियादी स्किल्स हैं वो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, लोगों को गाइड किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेंज इंप्लीमेंट होने के बाद लोगों ने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये भी लोगों को बताया जा रहा है। और पांचवी बात क्या हो रही है, जब ये चेंज इंप्लीमेंट होने जा रही है तो उससे पहले ही हमने प्लान कर लिया है कि हम इसको कैसे मॉनिटर करेंगे और कैसे हम फीडबैक लेंगे लोगों की, और कैसे हम ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस को। और फिर हम देखेंगे कि कहीं अगर हमें थोड़ा सा रीट्यून करने की जरूरत है, कुछ फाइन ट्यून करने की जरूरत है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये अगर हम 5 चीजें बुनियादी देख लें, या इनको पहले हम आउटलाइन कर लें, या इन फैक्टर को हम कंसिडर कर लें, तो उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल इंप्लीमेंट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वुड यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी, हाउ कैन प्राइवेसी बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, प्राइवेसी क्या होती है, किसी आम आदमी, किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक राइट होता है, उनका ये हक है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो कि पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से कलेक्ट की जाती है, किस तरह स्टोर की जाती है, कैसे वो यूज की जाती है, या फिर कैसे शेयर की जाती है, इनके बारे में उनका बुनियादी राइट है। यानी वो चाहेंगे कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो, या पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो जब कलेक्ट की जाए तो उनको पता हो, जब स्टोर की जाए तो उनको पता हो कहाँ आपने स्टोर की है, किस पर्पस के लिए स्टोर की है, जब यूज की जाए तब भी उन्हें पता हो, और वो जानते हो और उन्हें इस बात का इदराक हो कि कैसे यूज की जा रही है, और आगे अगर कहीं शेयर की जा रही है तो भी उन्हें पता हो। ये उनका राइट है, इंडिविजुअल का भी राइट है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी राइट है।
तो इसको कहा जाता है कि ये किसी की क्या प्राइवेसी है। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाएं। फॉर एग्जांपल वो क्या कर सकते हैं? एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉइज का डेटाबेस है। अब कंपनी का हर बंदा उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, सिवाय सिर्फ एचआर के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो भी अगेन थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कौन व्यू कर सकता है और कौन चेंज कर सकता है या शेयर कर सकता है या फिर आगे रीयूज कर सकता है वगैरह वगैरह। इसी तरह इनक्रिप्शन यूज की जा सकती है, यानी जो इंटरनेट पे हम पब्लिक नेटवर्क पे जो कि इनसिक्योर है, जब डेटा भेजते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम चीजें बाय करते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जारी होती हैं, ठीक है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जारी होती हैं, पासवर्ड जारी होते हैं, तो ये डेटा क्या जाए इनक्रिप्शन में जाए ताकि किसी को ना तो डेटा मिले और हमारी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे। इसी तरह कंपनीज में प्राइवेसी पॉलिसीज हो सकती हैं जो कि कंपनीज बनाती भी हैं और हम अपने लोगों को वो एजुकेट भी करती हैं। कंसेंट मैनेजमेंट होती है, आपने देखा होगा, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं जब भी कहीं हम जाते हैं, कंपनी में ऑन बोर्ड होते हैं। इसके अलावा डेटा हैंडलिंग प्रोसीजर्स जो हैं ये सिक्योर होने चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन टू डीबी डेटा जा रहा है या डीबी से एप्लीकेशन डेटा रिट्रीव कर रही है, तो मुमकिन है आप चाहें कि वो भी इनक्रिप्टेड हो। तो ये बहुत सारी ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं डेटा प्राइवेसी के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, या ये समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपने इस कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो क्या है और आपने इनको कैसे फॉलो करना है, कैसे कंप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी मेजर्स हैं, ये लिए जाएँ अगर इंडिविजुअली भी और एज़ ए होल कंपनी भी, और पॉलिसी से रिलेटेड भी या कंट्रोल से रिलेटेड भी, ये अगर इम्प्लीमेंट किए जाएँ और इनको देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट की जा सकती है। 20 है, व्हाट इज एन एक्टिव अटैक एंड व्हाट आर इट्स टाइप। एक्टिव अटैक से हमारी क्या मुराद होगी कि कोई ये अटैकर है या फिर हैकर है, वो क्या कर रहा है, वो एक्टिवली कोशिश कर रहा है किसी न किसी सिस्टम को या किसी न किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले या इंफॉर्मेशन को गैदर कर ले। यानी बाहर से वो बैठा हुआ है और वो इस कोशिश में है कि कहीं कोई वल्नरेबिलिटी यूज करके किसी कंपनी के किसी सिस्टम को एक्सेस कर ले और उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर ले या इंफॉर्मेशन ले ले। तो ये क्या होगा, एक एक्टिव अटैक होगा। और द अटैकर में मॉडिफाइड डेटा, अब ज़ाहिर बात है उसने इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली है तो वो मॉडिफाई भी कर सकता है, वो किसी सर्विस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। यानी कोई वेब सर्विस काम कर रही है जहाँ पे कोई एक वेबसाइट होस्ट हुई हुई है और लोग वहाँ मुख्तलिफ सर्विसेज ले रहे हैं या उस वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, तो वो उस वेबसाइट की सर्विस को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है, डेटाबेस सर्विस को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, कोई और क्लाउड की सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह वहाँ उस सिस्टम से आगे मज़ीद किसी सिस्टम को वो अनऑथराइज़्डली एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये क्या होगा, एक एक्टिव अटैक होगा। अच्छा, अब इसके टाइप्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो देखिएगा कि ये होती है मैस्कुरेडिंग। मैस्कुरेडिंग ये होती है कि एक अनऑथराइज़्ड बंदा है जो कि एक्ट कर रहा है एज़ ए ऑथराइज़्ड पर्सन, हालाँकि वो होता अनऑथराइज़्ड है, ठीक है? और कोई एक इल्लेजिटिमेट जो है ना वो काम करने की कोशिश करता है। कोई एक अनऑथराइज़्ड एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, मैस्कुरेडिंग। नंबर 2 पे है पिग्गीबैकिंग। अच्छा, पिग्गीबैकिंग क्या होगा कि एक क्लाइंट मशीन जो है वो एक सर्वर मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो जब डेटा जा रहा है तो दरमियान में से ये साहब जो है वो डेटा कैच कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, डेटा पैकेट्स को व्यू भी कर रहे हैं और एक कॉपी भी कर रहे हैं, ये क्या होगा, पिग्गीबैकिंग। थर्ड है स्पूफिंग। स्पूफिंग से मुराद ये होगी कि ये किसी को फूल बना रहा है इस तरह से कि एक आम यूजर जो है वो समझ रहा है कि मैं फेसबुक का सही वाला लॉगिन पेज है, वहां पे मैं यूजर नंबर पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, जबकि वो सही नहीं होगा और आप क्या करेंगे, अपना यूजर नंबर पासवर्ड जो है उन साहब को दे देंगे। इस तरह और भी यूज की जा सकती है, मुख्तलिफ सोर्सेज से ये काम किया जा सकता है। तो ये आम यूजर को ट्रिक किया जाता है और वो ये समझता है कि मैं एक नॉर्मल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, ठीक है। यानी खास तौर पे क्रेडेंशियल उसके ऊपर शेयर कर देता है और ये साहब जो है वहाँ से क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा बैक डोर्स हैं, इसका दूसरा नाम ट्रैप डोर्स भी होता है। इसका मतलब ये है कि जितने नॉर्मल जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं सिक्योरिटी के, वो आपने बाईपास कर दिए हैं। और फिफ्थ ये हो सकता है ट्रोजन हॉर्स हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपने इंटरनेट से वेब ब्राउज़र कहीं न कहीं से डाउनलोड किया। अब देखने में वेब ब्राउज़र है, लेकिन जैसे ही आप उसको डबल क्लिक करके लॉन्च करते हैं, तो उसके साथ एक चीज़ चिपकी हुई है, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती है
और वो फिर आपके सिस्टम को, मुख्तलिफ फाइलों को या ओएस को खराब कर सकती है। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है। तो ये 5 बुनियादी टाइप्स हैं एक्टिव अटैक्स की। 21 है डिफरेंशिएट बिटवीन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इन दोनों मॉडल्स के ऊपर हमने थोड़ी एमसीक्यूज में बात की थी। क्विकली जरा थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आइटरेटिव मॉडल में हमने कहा था कि हम एक पूरी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं पहली आइटरेशन में, और उसके बाद अगर उसमें कोई एनहेंसमेंट दरकार हो या चेंजेस रिक्वायर्ड हो जो कि नॉर्मली होती हैं, तो फिर हम उसके बाद उस प्रोडक्ट को अगली आइटरेशन में इंप्रूव करते हैं या मजीद रिफाइन करते हैं। लेकिन हम पूरी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं और फिर तीसरी आइटरेशन में मजीद एनहेंसमेंट करते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर इस तरह चौथी आइटरेशन में भी हो सकता है हम ये कर रहे हो। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट पूरी डिलीवर होगी, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ हम बेहतर करते चले जाएंगे। ये क्या होगा? आइटरेटिव मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में ऐसा नहीं होता। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है? हम कुछ पार्शियल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, राइट, और उसके बाद फिर अगली इंक्रीमेंट में हम कुछ और डिलीवर कर देंगे, थोड़ा सा अगली इंक्रीमेंट में हम कुछ और डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह से करके हम, आप समझ लीजिए, पार्ट्स में थोड़ा 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 डिलीवर करते हैं, लेकिन जो डिलीवर करते हैं वो इंक्रीमेंट्स में वो यूजेबल होता है कस्टमर के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करते हैं। एक एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आइटरेटिव में हमने मिसाल ली थी एक घर तामीर करने। तो आप ये समझ लीजिए कि आइटरेटिव मॉडल में जो पहली बार हमने घर तामीर करके दिया या हमें दिया गया, उसमें बुनियादी जो चीजें शामिल थी, आप समझ लीजिए पूरा घर उन्होंने हमें दे दिया बना के। लेकिन वो किस तरह दिया? बेसिक वॉल्स थी, छत थी नॉर्मल, और इसके अलावा रफ लेआउट था। यानी जिसको अगर मैं आसान कहूँ समझाने के लिए, तो शायद अभी प्लस्तर प्रॉपर नहीं हुआ। पूरा घर बन गया, लेकिन जो है वो इस तरह से बुनियादी चीजें हैं। ये पहली आइटरेशन है। दूसरी आइटरेशन में क्या हुआ? थोड़ी सी रिफाइनमेंट हुई, प्लस्तर हुआ, ठीक है, उसके बाद छत वगैरह प्लस्तर हुआ, सब कुछ टेरेस वगैरह सही बना। तीसरी आइटरेशन में आप समझ लीजिए क्या उन्होंने किया? पेंट वगैरह किया। चौथी आइटरेशन में उन्होंने क्या किया? पूरे घर के अंदर जहाँ प्लम्बर का काम करने वाला था, यानी नल टैप वगैरह लगाने, तो ये चीजें की गई, प्लम्बिंग का काम किया गया। पांचवें आइटरेशन में पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन ने काम किया। और छठी आइटरेशन में यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कर्टन्स और इसके अलावा और मुख्तलिफ डेकोरेशन का काम हुआ। तो यूं घर जो है वो पहले ही बन चुका था, लेकिन ईच आइटरेशन में उसी घर के ऊपर मजीद चीजें एनहेंस हम करते चले गए। ये क्या हुआ? आइटरेटिव अप्रोच या आइटरेटिव मॉडल। जो इंक्रीमेंटल मॉडल है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि अगर हम घर की मिसाल लें तो पहली इंक्रीमेंट में हमें हो सकता है एक बेडरूम और एक बाथरूम मिला हो, वो मुकम्मल मिला, लेकिन हमें एक ये चीज मिली जो कि हमारे लिए यूजेबल है। उसके बाद आप समझ लीजिए दूसरी इंक्रीमेंट आई। दूसरी इंक्रीमेंट के अंदर हमें एक साथ में लिविंग रूम मिल गया, एक किचन मिल गया। तो अब दूसरी इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास एक रूम है या एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, एक बाथरूम है और एक किचन है। ये 4 चीजें हो गई। थर्ड इंक्रीमेंट के बाद आप समझ लीजिए कि जो करंट घर था उसके साथ 2 बेडरूम उन्होंने और डेवलप कर दिए पूरे। तो आप ये देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल में चीजें पूरी बिल्ड हो रही हैं, लेकिन एक एक दो दो करके साथ। जबकि आइटरेटिव में पूरा घर बन गया और उसके बाद पूरे घर में एनहेंसमेंट हुई, फिर उस पूरे एनहेंस्ड घर के अंदर और एनहेंसमेंट हुई। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। मैंने कोशिश तो की है इस घर वाली कंस्ट्रक्शन वाली एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसको जरा दोबारा खुद से भी देखिए और पास करके जरा इन चीजों को भी जरा फोकस कीजिए। तो दोनों में आपको डिफरेंशिएशन जो है वो आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगी। ये कोई इतना मुश्किल या कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। 22 है व्हाट इज एन ईआरडी, और इसका सेकंड पार्ट है इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम टूल भी कह सकते हैं। और ये डेटाबेस में जितनी भी एंटिटीज हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मॉडल करने के लिए यूज की जाती है। ये दिखाती है कि एंटिटीज जो है वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं और किस तरह से जो है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है या फिर स्टोर होता है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब इसके कंपोनेंट्स क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले एंटिटी जो है वो इटसेल्फ एक पार्ट हो गया या कंपोनेंट हो गया, यानी कोई एक रियल ऑब्जेक्ट, जैसे कस्टमर है, जैसे कोर्स है, जैसे स्टूडेंट है, जैसे ऑर्डर है, जैसे अकाउंट है। तो ये सारी क्या हैं? एंटिटीज हैं। उसके बाद आइए
हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कस्टमर की हम बात करें तो कस्टमर नेम, ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कोर्स की बात करें तो कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, कोर्स लेक्चर नंबर, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स इंस्ट्रक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। थर्ड है रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप क्या है? जो एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, जैसे अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो कस्टमर और ऑर्डर दो एंटिटीज हैं, तो रिलेशनशिप क्या बनेगा? कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। अब क्विकली जरा यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है, एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स ये दोनों क्या हैं? एंटिटीज हैं, और इनके दरमियान जो डायमंड साइन से रिलेशनशिप बना हुआ है, ये क्या बता रहा है कि एम्प्लॉइज वर्क इन डिपार्टमेंट्स। अब एम्प्लॉइज की भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हायरिंग डेट है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम, फोन नंबर है, और फिर कॉलेज डिग्री है या क्वालिफिकेशन है। इसी तरह डिपार्टमेंट्स हैं या डिपार्टमेंट की जो एंटिटी है उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी आईडी, नेम और नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये तरीका है ईआरडी में दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप भी शो करने का और उनके एट्रीब्यूट्स को भी आउटलाइन करने का। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैप द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये में कुछ टेबल दिया गया है, कॉलम ए में कुछ वैल्यूज हैं और कुछ कॉलम बी में है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने ज़हन में रखना है, और दिए गए जो कॉलम्स हैं उनको में हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन करके कुछ चीजें मैप करनी। देखिए, सबसे पहले वैल्यू जो है वो कॉलम में लिखी हुई है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक क्लास से दूसरी क्लास कुछ ना कुछ डेटा, यानी जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर खासकर फंक्शंस या मेथड, वो इनहेरिट करती है। तो जैसे हमारे पास पर्सन की क्लास होती है और वो पेरेंट क्लास होती है, उसके बाद स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, टीचर की क्लास हो सकती है, कस्टमर की क्लास हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टूडेंट या टीचर या कस्टमर की क्लासेस हैं, ये उस पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रही हैं, और इसको हम आमतौर पे इस तरह लिख लेते हैं कि अ स्टूडेंट इज ए काइंड ऑफ पर्सन, अ टीचर इज ए काइंड ऑफ पर्सन, और ए कस्टमर इज ए काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस में इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो हम इस इनहेरिटेंस को इस काइंड ऑफ पर्सन के साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी पहली मैपिंग। अब दूसरी वैल्यू लिखी हुई है एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनसे मुराद क्या हो सकती है? जैसे अगर हम पर्सन की क्लास लें तो पर्सन का नाम, उसकी एज, ठीक है, उसका जेंडर, उसके रिलीजन, उसकी सोशल जो है वो ओरिएंटेशन, ये सारी क्या होंगी? उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे। यहाँ अगर कॉलम बी में देखें तो ये जो सेकंड लास्ट वैल्यू लिखी हुई है नेम, आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये क्या है? किसी क्लास के या किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो ये इन दोनों कॉलम्स को हम क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं या मैप कर देते हैं। थर्ड देखिएगा, मेथड्स या ऑपरेशंस हैं। अच्छा, मेथड और ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, जैसे ऐड, एडिट, अपडेट, डिलीट, सर्च, फाइंड, प्रिंट। ठीक है, ये सारे के हैं मेथड्स हैं किसी क्लास के, या ऑपरेशंस हैं जिनको हम फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो वो यहाँ मेथड और फंक्शन कौन से लिखे हुए हैं? ऐड, एडिट और सर्च के अंदर। ठीक है, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद देखिएगा ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस लिखा हुआ है, और राइट साइड के अगर हम देखें तो राइट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है कस्टमर। ये तो ओवरऑल क्लास हो सकती है। ए पर्टिकुलर कस्टमर, हाँ, ये हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्या हो सकता है? अ पर्टिकुलर कस्टमर। और क्लास फिर हमारी क्या हुई? कस्टमर की क्लास हो सकती है, यानी कस्टमर की क्लास है और कोई एक पर्टिकुलर जो कस्टमर है वो क्या? ऑब्जेक्ट है। तो हम क्लास को इस कस्टमर के साथ मिला देते हैं। ये मैपिंग बन गई क्लास की और कस्टमर की। अब आखिरी हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है। ठीक है, यानी क्लास में डेटा और मेथड्स उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, और ये क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेशन। और ये अगर आप देखें तो पहली ऑप्शन है आपके पास ये वाली। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सही है, तो ये हमारी कुछ मैपिंग थी जो हमने ऊप के कॉन्टेक्स्ट में कॉलम ए और कॉलम बी की कर ली हैं, या बुनियादी कुछ जो है वो रिलेशनशिप हमने बिल्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थ्रेड्स एज ए फिजिकल और लॉजिक। नीचे कुछ थ्रेड्स गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये फिजिकल है या फिर लॉजिकल है, प्रोवाइडेड कि हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है, जो कि हम एक दो बार बात कर चुके हैं।
मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा यहाँ पे। तो जो पहला थ्रेट है वो क्या है जी, थेफ्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो खुदा न खास्ता हमारी जो ये चीज़ें लगी हुई हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह लगा हुआ है डेटा सेंटर में, उनमें से कोई चीज़ चोरी हो जाती है, ठीक है, डिवाइसेस में, लैपटॉप्स में, सर्वर्स वगैरह में। तो ये क्या है, फिजिकल थेफ्ट है या फिजिकल थ्रेट है, क्योंकि कोई साहब आते हैं खुदा न खास्ता और वहाँ से ये चीज़ें उठा के ले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल हुआ। सेकंड देखिएगा, फायर, फ्लड और नेचुरल डिजास्टर। ये भी क्या है, फिजिकल है। यानी एक हमारी जो प्रेमिसेस हैं, जो बिल्डिंग है, जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या डेटा सेंटर है, उसको कोई फिजिकल डैमेज हो रहा है। थर्ड है जी, अनऑथोराइज्ड नेटवर्क एक्सेस। यानी किसी और बंदे ने कहीं से भी बैठ के वो कर सकता है हमारे ऑफिस के नेटवर्क में, उसको ऑथोराइज नहीं है वो कनेक्ट करने का, लेकिन उसने कनेक्ट किया है, तो ये क्या होगा, लॉजिकल, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल यहाँ नहीं बैठा हुआ बल्कि कहीं भी और बैठा हुआ है, सिर्फ हमारे नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड उसने एक्सेस की है, किसी भी तरीके से कोई वल्नरेबिलिटी यूज की है उसने हमारे डिवाइसेस में, किसी इक्विपमेंट में या किसी सर्वर में या हमारे नेटवर्क में। फोर्थ देखिएगा, मेलवेयर या वायरसेस। ये भी क्या है, लॉजिकल थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरस पीस ऑफ कोड है और वो इनटेंजिबल है, वो टेंजिबल तो ना हुआ, राइट, तो ये भी क्या हुआ, लॉजिकल थ्रेट हुआ। आके फिफ्थ देखिएगा, पावर फेलियर और एच वैक ब्रेकडाउन। तो ये पावर फेलियर हो जाता है या फिर ये एच वैक जो है इसमें कोई ब्रेकडाउन आता है, तो ये भी क्या हुआ, फिजिकल, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स हैं, ये डिवाइसेस हैं पावर के, यूपीएस वगैरह, तो ये भी क्या हुआ, फिजिकल थ्रेट हुआ। लास्ट देखिएगा, पासवर्ड क्रैकिंग या क्रेडेंशियल थेफ्ट। तो ये पासवर्ड जो क्रैकिंग होती है, किसी भी अटैकर या हैकर ने अगर ये कोशिश की है, तो वो भी क्या है, लॉजिकल थ्रेट है। 25 है, इज प्रोटोटाइपिंग प्रोटोटाइप नेसेसरी टू बिल्ड व्हाइल डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। यानी कोई आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हर एप्लीकेशन के लिए ही प्रोटोटाइप बनाई जाए, बिल्ड की जाए, ठीक है। इस पे हमने थोड़ी सी बात की थी एमसीक्यू सेक्शन में कि प्रोटोटाइप क्या होता है। अर्ली एक जो है वो हम वर्किंग मॉडल डेवलप करते हैं और वो जब लाते हैं मार्केट में, तो दो चीजें हम एवेल्यूएट कर रही होती हैं, एक हमारे डिजाइन एस्पेक्ट कैसे हैं और दूसरा उनके ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर यूजर की फीडबैक क्या है, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ रिफाइनमेंट करनी है या प्रोडक्ट को फिर अगर यूजर ने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर हम इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट पे ले जाएं और एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप या इंजीनियर कर सकें। अब सवाल ये होता है कि क्या हर प्रोडक्ट या हर एप्लीकेशन जो हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या उसकी प्रोटोटाइप बनाए? तो जरूरी नहीं है कि हम हर एप्लीकेशन की प्रोटोटाइप बनाएं। हाँ, अलबत्ता अगर बन जाती है ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा डिजाइन एस्पेक्ट वो भी चेक हो जाएगा, वो भी वेरीफाई हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा और यूजर की जो है वो फीडबैक भी आ जाएगी। अलबत्ता ये कब जरूरी होगा, यानी किन सिचुएशन में प्रोटोटाइप बनाना बेहतर या जरूरी हो सकता है? सबसे पहले, अगर यूजर या कस्टमर जिसने ये चीज ऑर्डर की है या वो कर रहा है, तो उसको खुद को रिक्वायरमेंट्स नहीं पता और वो कहता है जी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता चलूंगा। यानी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो कस्टमर कहता है कि मैंने को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनवाना है। एक तरीका तो ये है कि उनको सारी रिक्वायरमेंट्स पता, वो आपको दे दें, बहुत अच्छी बात है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर है। एक ये हो सकता है वो कहता है आप शुरू करें, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊंगा। तो ऐसी सूरत में आप समझ लीजिए कि फिर आपके लिए चाहिए कि आप प्रोटोटाइप बिल्ड करते जाएं अनटिल अनलेस के जब वो कस्टमर क्लियर हो या फिर वो डिजाइन को या प्रोटोटाइप को कंफर्म कर दे, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि यूजर इंटरफेस उस कंपनी के लिए, उस कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हो। वो कहे जी पहले आप मुझे बताएं, मुझे दिखाएं, उसके बाद फिर मैं कंफर्म करूंगा। सही है, यानी आप एक तो तरीका ये है कि आप उसको बता दें ऐसा होगा, और दूसरा तरीका वो कहता है जी मैं कन्विंस नहीं होता, मुझे आप कुछ दिखाएं, पहले मुझे बताइए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या बैंकिंग एप्लीकेशन है कोई, तो बैंक वाले कहते हैं हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कस्टमर्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, वो कैसे लॉग इन करेंगे, तो आप हमें दिखाएं। तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर फिर उनको प्रोटोटाइप दिखाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये आप देख लीजिए, आपको इत्मीनान होता है तो। थर्ड ये है, अगेन जैसे हम सेकंड में बात कर रहे थे, स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो स्पॉन्सर्स हैं, ये जो कस्टमर्स हैं, वो कहते हैं नहीं आप हमें कुछ दिखाइए, कुछ विजुअल दिखाइए। यानी जुबानी कलामी बात नहीं होगी, सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा सर, कुछ दिखाएं हमें, कुछ बताएं हमें, कुछ नजर तो आए ना। यानी मैं आप कह रहे हैं कि जी एक कमरा हो, ऊपर होगा, एक नीचे होगा, लेफ्ट वॉशरूम, ये नहीं, ऐसा नहीं, कोई हमें ड्राइंग तो बना के दिखाए ना, हमें पता चले अच्छा ये हमारे घर का मैप है, कुछ तो हमें आइडिया हो। आप जब भी आते हैं ऐसे जुबानी जमा खर्च कर देते हैं तो हमें टरखा देते हैं। तो विजुअल्स कुछ बताएं ताकि हम वैलिडेट करें कि आपका आइडिया कैसा है और ये आइडिया ठीक भी है कि नहीं है, कि इसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए कि नहीं, ठीक है।
तो स्टेक होल्डर्स की या कस्टमर्स की या स्पॉन्सर्स की नीड होती है या उनकी जरूरत है कि वो कुछ जो है वो विजुअल्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ ग्राफिक्स, कुछ आइडिया, कुछ पिक्चर, कोई चीज डिपिक्शन जो है वो जरूर देखेंगे, देखना चाहें। और एक ये हो सकता है कि जो सिस्टम है उसका इंटरेक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, या जो वर्क फ्लो आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है या जिस वर्क फ्लो को आप ऑटोमेशन करने जा रहे हैं वो खासा कॉम्प्लेक्स है। इस सूरत में भी जरूरी है कि आप प्रोटोटाइप बिल्ड कर लें, ठीक है। और लास्टली ये हो सकता है कि आपको लगता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं, वो मिसअंडरस्टैंड हो सकती हैं, ठीक है। यानी रिस्क है इस बात का कि रिक्वायरमेंट्स को शायद सही तरह से समझा ना जाए, और चूंकि रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से नहीं समझा जाएगा तो फिर इम्प्लीमेंट भी सही तरह से नहीं होगी। तो इस सूरत में भी जहाँ रिक्वायरमेंट्स को समझने का एक रिस्क हो सकता है, वहां पे भी फिर बेहतर है क्या करें, आप प्रोटोटाइप बिल्ड कर लें। तो ये 5 सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां पे हमें चाहिए या किसी भी कंपनी को चाहिए कि प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाए या प्रोटोटाइप बिल्ड कर ले बिफोर गोइंग टू इंजीनियर और डेवलप द एप्लीकेशन। 26 है, इट इज एडवाइज टू यूज द स्पाइरल मॉडल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, जस्टिफाई इट। अच्छा, आम तौर पे हमें कहा जाता है या एडवाइस किया जाता है कि आप स्पाइरल मॉडल को यूज करें, तो हमें बताना है कि हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे या इससे क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये हमें जानने की जरूरत है, ये दो मॉडल्स को एक्चुअली ब्लेंड कर देता है, ये दो चीजों को कंबाइन कर देता है। एक तो ये है कि हमारे पास एक आइटरेटिव अप्रोच होती है डेवलपमेंट की, जो इससे पहले अभी हमने देखा भी है कि एक आइटरेशन हम डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको एनहेंस करते हैं, फिर दूसरे आइटरेशन में कुछ डेवलप करते हैं, फिर उस आइटरेशन में जो कर चुके होते हैं थर्ड आइटरेशन में उसको लेके फिर कुछ और एनहेंस करते हैं, उसको मजीद इम्प्रूव करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमने देखना होता है कि हर आइटरेशन में जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं या जो भी हम डेवलप कर रहे हैं अगली आइटरेशन में, तो उसमें रिस्क को कंट्रोल किया जाए, कम से कम किया जाए। यूं ये जो स्पाइरल मॉडल है, जब ये आइटरेटिव के साथ हम इसको कंबाइन या ब्लेंड करते हैं, एक्चुअली हम इस आइटरेशन को या एनहेंसमेंट और चेंज मैनेजमेंट को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट को या अपनी प्रोडक्ट को उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से एंटिसिपेट भी कर रहे हैं और उनको एड्रेस भी कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जो हमें मिलती हैं स्पाइरल मॉडल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने इससे पहले भी बात की है कि आइटरेटिव मॉडल में या आइटरेटिव अप्रोच में हम चेंज मैनेजमेंट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कस्टमर्स की जो चेंजेस हैं उनको हम अच्छी तरह से जो है वो हर आइटरेशन में एड्रेस कर सकते हैं। तो इट्स मोर फ्लेक्सिबल, दिस अप्रोच इज मोर फ्लेक्सिबल। तो ईच स्पाइरल के साथ हम जो कस्टमर की चेंजेस आ रही हैं, या ईच स्पाइरल के साथ या ईच आइटरेशन के साथ जो कस्टमर की चेंजेस आ रही हैं, तो हम इस मॉडल में विदाउट एनी रिस्क वो हम हैंडल कर सकते हैं और कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि जी हम प्रोग्रेसिवली जो है वो चीजों को रिफाइन करते चले जाते हैं। यानी ये मॉडल एडवाइस करता है कि आप प्रोटोटाइप को डिलीवर करें और उसके बाद फिर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स जो है वो करते चले जाएं, ठीक है। यानी हर आइटरेशन में आप क्या करें, एनहेंसमेंट करते चले जाएं। और चूंकि हमने डिलीवर करनी है प्रोटोटाइप, तो इसलिए फिर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, जारी बात है वो डिजाइन को देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, यानी प्रोटोटाइप को देखेंगे और अपनी फीडबैक जो है वो देते चले जाएंगे, और ये ऐसा हर आइटरेशन के बाद हुआ करेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल जो है वो इट्स क्वाइट सेफ, वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी अडॉप्टिव। अडॉप्टिव इसलिए कि प्रोटोटाइप दिखाया, कस्टमर ने कोई फीडबैक दी, तो वो हमने उसको फिर अगली स्पाइरल में या अगली आइटरेशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसको कंसिडर कर लिया। अगली आइटरेशन में कस्टमर ने कुछ चेंजेस कही, वो हमने देखी और हमने उससे रिलेटेड रिस्क देखे और फिर हमने उसको डिलीवर किया। तो यूं ये क्या है, हम अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, राइट। और ये बहुत सूटेबल है जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। स्पाइरल जो है वो वेरी वेल एडवाइज्ड। उसकी रीजन अगेन यही है कि हम हर स्पाइरल में रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्रोएक्टिवली हम कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क को एडजस्ट किया जाए, रिस्क को ट्रीट किया जाए, रिस्क को कंट्रोल किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट के जो फेलियर के चांसेस हैं उनको कम से कम किया जा सके और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी 3 वजूहात हैं कि हमें स्पाइरल मॉडल जो है वो यूज करना चाहिए। 27 है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स।
ये 2 तरह के आप समझ लीजिए थ्रेट्स होते हैं। लॉजिकल थ्रेट्स हैं तो वो हमें देखने हैं बेसिकली कि नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, कौन-कौन सा वर्म है और कौन-कौन सा ट्रोजन हॉर्स है। सबसे पहले देखिएगा, द प्रोग्राम स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली टू अदर कंप्यूटर्स, यानी कोई इन दोनों में से कोई एक है, ऐसा प्रोग्राम है जो कि नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स तक जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो जो स्प्रेड हो जाता है ना, वो हमारा वर्म होता है। अच्छा, सेकंड क्या जी, रिक्वायर्स यूजर टू ओपन रन अ फाइल आर ए प्रोग्राम। तो अभी इससे पहले हमने बात क्या की थी भला, कि हम इंटरनेट से वेब ब्राउजर को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने कोई आर्काइव यानी विन आर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, डबल क्लिक किया, उसको लॉन्च किया, उसके साथ कुछ चीज चिपकी हुई थी, वो भी एग्जीक्यूट हो गई। तो ये देखिएगा वही सिनेरियो है ना, रिक्वायर्स यूजर टू ओपन रन अ फाइल आर ए प्रोग्राम। चाहे हमने कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड की या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, जब उसको चलाया तो उसके साथ कुछ और चीज चिपकी हुई थी, वो चल गई, वो एग्जीक्यूट हो गई और उसने फिर सिस्टम को डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो ऐसा जो कोड होता है या ऐसा जो प्रोग्राम होता है, जो किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ चिपका हुआ होता है, हिडन होता है, और फिर जब वो लेजिटिमेट प्रोग्राम चलाएं हम, तो वो फिर क्या करे, ये भी चल जाए, इसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, थर्ड देखिएगा, इट स्लोज डाउन द नेटवर्क और कंज्यूम्स बैंडविड्थ, यानी ये नेटवर्क को कंज्यूम करता है, नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, और जो ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। तो नेटवर्क के ऊपर देखिए, पहली स्टेटमेंट में हमने क्या कहा, जो नेटवर्क के स्प्रेड होता है, तो नेटवर्क पे स्प्रेड होगा, नेटवर्क को यूज करेगा, स्प्रेड होते होते नेटवर्क की बैंडविड्थ खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा। वो कौन करेगा ऐसा, वर्म करेगा। फोर्थ देखिएगा, डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हार्ड टू नोटिस। तो अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा है कि कोई एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो किसी नोन एप्लीकेशन के साथ चिपका हुआ है, हमें पता नहीं चलता, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी हम लेजिटिमेट फाइल को ओपन करते हैं। तो ये क्या होगा, यकीनन आपने सही कहा, ट्रोजन हॉर्स। फिर देखिएगा, डज नॉट रेप्लिकेट ओनली अफेक्ट द सिस्टम इट इज इंस्टॉल्ड ऑन, यानी ये नेटवर्क पे नहीं किया जाता, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, बल्कि जिस सिस्टम पे होता है वहीं रहता है। तो अपने आप को फैलाता कौन है, वर्म। और ये फिर कौन हुआ, यकीनन आपने सही कहा, ट्रोजन हॉर्स। लास्ट क्या है, रन्स एंड स्प्रेड्स विदाउट यूजर क्लिकिंग एनीथिंग, खुद ही अपने आप को फैलाता रहता है, चाहे यूजर क्लिक करे या ना करे। ठीक है, तो जो खुद ही अपने आप को फैलाता है वो कौन है, वर्म। तो ये कुछ मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट स्टेटमेंट से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकूं कि आप इन दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकें। 28 है, नेम एनी 5 चेंज मैनेजमेंट फेजेस। चेंज मैनेजमेंट की हमने कुछ फेजेस देखी हुई हैं, क्योंकि जरा 5 देख लेते हैं। सबसे पहले होती है शॉक एंड सरप्राइज, यानी जब लोगों को पता चलता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं, पुराने को क्या हो गया, हम कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, पहले तो हम ऐसे काम कर रहे थे। सही है, तो ये क्या हुआ, शॉक एंड सरप्राइज व्हेन पीपल कम टू नो कि कुछ चेंज आ रही है। सेकंड क्या है, डिनायल एंड रिफ्यूजल। तो लोग क्या करते हैं, नहीं हम तो नहीं करेंगे, नहीं भाई मैं तो पुराने तरीके से काम करूंगा, मैं अपना पुराना सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, आई विल नॉट यूज दिस, आई विल नॉट इंस्टॉल इट एट ऑल। फिर क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हो जाती है, नहीं यार इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, चलो सारे कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, वैसे इसका फायदा भी है, इससे कुछ थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो रैशनल अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू होती है, लोग समझना शुरू कर देते हैं कि नहीं कुछ लग रहा है कि शायद सही है बात, कर लेते हैं, करना पड़ेगा, हो जाएगा। फोर्थ क्या होती है, इमोशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, और फिफ्थ क्या होती है, एक्सरसाइज एंड लर्निंग, या एक्सरसाइजिंग एंड लर्निंग। और लास्ट क्या होती है, रियलाइजेशन। 29, व्हाट आर दी सम कॉमन थ्रेट्स टू प्राइवेसी। अच्छा, अभी हमने इससे पहले कुछ थोड़ी सी बात की प्राइवेसी के हवाले से, कुछ प्रोटेक्शन की भी बात की। इस प्राइवेसी को कुछ थ्रेट्स से भी सामना करना पड़ता है, तो वो थ्रेट्स कौन से हो सकते हैं वो हम देखते हैं आजकल की दुनिया में। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, यानी मैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी व्यू कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर किस तरह की मूवीज देख रहे हैं, किस जिनियर की देख रहे हैं, एक्शन देखते हैं, सस्पेंस देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं, और वगैरह वगैरह। हमें हर वक्त देखा जा रहा है, और इसीलिए फिर हमें वो एड्स, वो मूवीज, वो चीजें जो शायद हमें प्रेफरेंस हो हमारी, वो हमें फिर सर्च इंजन भी दे रहे हैं, रिकमेंडेशन इंजन भी दे रहे हैं,
रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी वही हमें बार बार ला के दे रहे हैं। एक चीज आप सर्च कर लें तो यूट्यूब के ऊपर वही आ रही होती है बार बार, एक चीज हम कहीं गूगल में देख लें तो गूगल हमें वही बार बार दे रहा होता है। तो उसकी वजह क्या है, मैं और आप हर वक्त देखे जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो सर्वेलेंस बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए जब सर्वेलेंस बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हम नॉट श्योर कि मैं अगर गूगल के ऊपर अपनी तस्वीरें अपलोड करता हूँ तो वो सेफ हूँ। ऑब्वियसली बात है, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी कॉमन थ्रेट टू दी प्राइवेसी। ये हमारे लिए बड़ा थ्रेट है हमारी प्राइवेसी को। सेकंड क्या, डेटा ब्रीचेस। आए दिन मैं और आप कहानियां सुनते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच हुआ, आए रोज जो है वो हम इंटरनेट के ऊपर या टीवी के ऊपर देखते भी रहते हैं, अखबारों में पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। तो यानी हम कहीं पे भी डेटा नहीं रख सकते, कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा ब्रीच होगा, हमारा डेटा जो है वो देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये बड़ा खतरा होता है। तीसरी क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा क्या होता है, लोकेशन ट्रैकिंग। इसको तो मैं और आप रोज एग्जांपल करते हैं, ये नहीं बल्कि हम यूज करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी जो कि जब तक हम जीपीएस ऑन ना करें वो एनेबल ही नहीं होती हैं, ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं इस तरह। और हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो गूगल साहब हमें ट्रैक कर रहे हैं कि हम फैसलाबाद थे, 2 दिन पहले हम पिंडी थे, वो हमें बताना शुरू कर देगा कि पिंडी का मौसम अच्छा है, हालांकि 2 दिन पहले आप गए थे, अब आ भी गए हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारी लोकेशन भी ट्रैक हो रही है। अगेन वही बात, जैसे हमने कहा कि हमें हर वक्त देखा जा रहा है, तो ये भी हमारी प्राइवेसी को एक बहुत बड़ा खतरा है। और लास्टली, ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर रही है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उन्होंने रखे हुए हैं, वो यानी सिस्टम्स के ऊपर ही हैं, और वो मैं और आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारे एसेट्स को कैसे यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटा वो एक्सेस करते हैं, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो आप और मैं देखें तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि हमारे साथ किरामन कातिबीन तो हैं ही हैं, लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे और जो है ना कैमरे और मॉनिटरिंग वो गूगल ने और यूट्यूब ने और पता नहीं किस किसने लगाई हुई है। तो ये कुछ चीजें हमने आउटलाइन की हैं जो आमतौर पे हम कह सकते हैं आजकल में हमारी प्राइवेसी को या किसी की भी प्राइवेसी को थ्रेट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है जी, तो दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, एक सेंट्रलाइज होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो हम देखते हैं इनमें थोड़ा सा फर्क क्या है। तो जो पहला एस्पेक्ट है वो है प्रोसेसिंग का, यानी सेंट्रलाइज के केस में क्या होता है, एक ही सर्वर है, सारी प्रोसेसिंग उसके ऊपर हो रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड हम इसलिए कहते हैं कि हम एक क्लस्टर बना लेते हैं और उस क्लस्टर के अंदर 8, 10, 12, 15, 20 मशीनें भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक टास्क दिया है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग में तो एक ही सर्वर के ऊपर रन होगा, और अगर वही टास्क रन होना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के ऊपर तो हो सकता है 3-4 मशीनों को यूज करके उस टास्क को डिवाइड करके रन किया जाए। तो ये प्रोसेसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है मल्टीपल मशीन के ऊपर। अच्छा, कंप्यूटिंग पावर की हम बात करें तो जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग है यहाँ पे लो है। उसकी वजह ये है कि एक ही सर्वर है, अब एक सर्वर के ऊपर कितनी रैम कितने रिसोर्सेज आप ऐड कर लेंगे, अगेन ये भी क्या होगी, लिमिटेड ही रहेगी। ऑन दी अदर साइड अगर कंप्यूटिंग की पावर की बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो अभी हमने कहा कि क्लस्टर भी हो सकता है और उसके अंदर ढेर सारी मशीन हो सकती हैं, यानी ढेर सारे सर्वर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग जो क्लस्टर या प्रोसेसिंग होगी वो यकीनन उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो कैपेबिलिटी जो है वो सेंट्रलाइज में लिमिटेड है। आप ये समझ लीजिए 400, 500, 600 या 1000 टास्क कर सकता है हमारा सेंट्रलाइज जो प्रोसेसिंग का सर्वर है, ये जिस सर्वर पे हम सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड हमारे पास जो क्लस्टर है जिसमें 40-50 मशीनें हैं, शायद इससे भी ज्यादा हो, तो उसकी कैपेबिलिटी बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत डाइवर्स है, लिमिटेड नहीं है बल्कि ज्यादा है। मैनेजमेंट की बात करें या सिस्टम मैनेजमेंट की हम बात करें तो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग जो है वो लिमिटेड टू द पर्टिकुलर सर्वर, क्योंकि एक ही सर्वर है। यहाँ पे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड में तो चूंकि यहाँ पे क्लस्टर है या मशीनें ज्यादा है, तो इसलिए जो सिस्टम मैनेजमेंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है टू मल्टीपल सर्वर्स। सिक्योरिटी की हम बात करें तो जो सेंट्रलाइज है इसमें सिक्योरिटी है वो हाई है, क्योंकि एक ही सर्वर है, वो गरीब बात है, फिजिकली भी सिक्योर है और अगेन लॉजिकली भी काफी कंट्रोल्स हैं, एक्सेस कंट्रोल्स हैं और सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट की हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में थोड़ी सी ये चैलेंजिंग है, हाँ, लेकिन जहरी बात है आपने उस क्लस्टर को भी अगेन क्या रखना है, सिक्योर रखना है, तो यहाँ पे भी हाई होती है, लेकिन दिस इज प्रीटी चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू दी सेंट्रलाइज। 31 है, व्हाई डू पीपल रेजिस्ट चेंज, यानी आमतौर पे लोग चेंज को क्यों कबूल नहीं करते, क्यों उस पे इनकार करते हैं या रुकावटें खड़ी करते हैं।
सबसे पहली बात, जब भी कोई चीज आती है तो लोगों के अंदर जो एक इनकार की वजह होती है या बुनियादी वजह, वो ये होती है कि उनके अंदर एक अनजाना सा खौफ होता है। वो समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, खुदा जाने क्या होने जा रहा है। तो सबसे जो पहली वजह होती है रेजिस्ट करने की चेंज के लिए, वो क्या होती है? फियर ऑफ अननोन। उन्हें नहीं पता क्या होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो मैनुअल काम करते हैं, जब उनको कहा जाता है कि अब ये प्रोसेस हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि पहले चीजें उनके पास थी, अब ये चीजें कंप्यूटर पे चली जाएंगी, आईएस पे यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में चली जाएंगी, ईआरपी पे चली जाएंगी। तो अब जैसे वो उनके पास बहुत कुछ कंट्रोल था, अब वो खत्म हो जाएगा। इसलिए भी लोग कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दें। थर्ड ये है कि अब चूंकि उनके पास कंट्रोल है, उनका एक स्टेटस मेंटेन हुआ हुआ है, वो फिर चाहते हैं कि उसको चेंज ना किया जाए। उनका कंफर्ट लेवल है, उनका कंफर्ट जोन डेवलप हो गया हुआ है। तो ये एक वजह है कि उनके स्टेटस को जो है वो चैलेंज हो रहा है। इस वजह से वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और एक और वजह ये हो सकती है, बहुत सारे लोग जो मैनुअल काम कर रहे होते हैं, और चूंकि उन्हें टूल्स या एप्लीकेशन या वो इतनी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करने नहीं आते, वो आईटी लिटरेट नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि अगर ऑटोमेशन हो रही है या ईआरपीज या आईएएस वगैरह आ रहे हैं, तो उन्हें मसला होता है। वो समझते हैं कि शायद उनकी जॉब चली जाएगी, तो इस वजह से वो चेंज रेजिस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें जॉब इनसिक्योरिटी है। सही है। तो लॉस ऑफ जॉब और जॉब सिक्योरिटी जो है वो लोगों के लिए एक और वजह बनती है, जिस वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। और एक और जो बुनियादी वजह ये हो सकती है कि लोगों को लगता है कि ये जो प्लान हमने किया या कंपनी ने किया, जो चेंज लेके आ रहे हैं, ये कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, ये फेल ही होगी, तो या फिर हम फेल हो जाएंगे, हम ये चेंज इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। सही है। या हम इस पे पूरे नहीं उतरेंगे, हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, बाद में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे इसके साथ। तो फॉर वट एवर रीजन बार उन्हें लगता है कि ये जी साइन ऑफ फेलियर है, तो इस वजह से वो, इस फियर की वजह से भी वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। 32 है, analyze the following statements and give the name of the active attack described in each case। अच्छा, ये कुछ और मैंने केस डिफरेंट जो है वो निकाले हैं, ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि कौन सी सिचुएशन जो है वो किस अटैक को डिपेक्ट कर रही है। सबसे पहले देखिएगा, डुप्लीकेटिंग लॉग ऑन प्रोसीजर्स एंड कैप्चरिंग द पासवर्ड ऑफ अ यूजर इन सच अ वे दैट द यूजर थिंक्स दैट दे आर इंटरैक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो क्लू है ना इस फिक्रे में, वो ये है कि यूजर को लगता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इससे पहले हमने देखा था ना कि एक्टिव अटैक्स में हमने क्या देखा था कि अगर किसी यूजर को ट्रिक किया जाए और उसे लगे कि ये सेम पेज है गूगल का या सेम पेज है फेसबुक का, और वो अपने क्रेडेंशियल शेयर कर दे, तो ऐसी सूरत में क्या होती है, हमने क्या कहा था, ये क्या है? स्पूफिंग है। सेकंड देखिएगा, employing the facilities of the operating system without being subject to the normal control। यानी इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल सिक्योरिटी कंट्रोल्स थे उनको हमने बाईपास किया है, और अगर हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बैकडोर यूज कर रहे हैं या फिर ट्रैप डोर यूज कर रहे हैं। फिर देखिएगा, यूजर्स रन ए प्रोग्राम दैट अंडरटेक्स अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, अ कॉपी ऑफ द सेंसिटिव डेटा। यानी एक हमने लेजिटिमेट प्रोग्राम रन किया है और उसके साथ कुछ चीज चिपकी हुई थी, और उसने क्या किया है, कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी की है। हमारी जो सेंसिटिव डेटा था ब्राउजर में, कहीं पासवर्ड थे या एनआईसी की इन्फॉर्मेशन थी, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी, एक्सेट्रा, वो स्टील हो गई या उसने कॉपी कर ली। और वो जाहिर बात है किसी को सेंड कर सकता है, ये हैकर या अटैकर जिसने वो इनिशिएट किया है या जिसने भेजा है खुदा न खासा। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर क्या हुआ, ट्रोजन हॉर्स हो गया। फोर्थ देखिएगा, एन unauthorized user behaves as an authorized user of the system। यानी कोई एक अनऑथोराइज बंदा है जो pretend कर रहा है और बिहेव कर रहा है कि मैं क्या हूँ, ऑथोराइज यूजर हूँ। तो हमने क्या कहा था, ये क्या है, मैस्कुरेडिंग है। और लास्ट देखिएगा, इंटरसेप्टिंग, मॉडिफाइंग और सब्स्टिट्यूटिंग कम्युनिकेशन विद अ न्यू मैसेज। यानी हमने कहा था ना, सर्वर है और क्लाइंट है, कम्युनिकेशन हो रही है, बीच में कोई बंदा है वो इंटरसेप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को, तो ये क्या हुआ, पिगी बैकिंग। 33 है, a company's IT security officer noticed unnecessary modifications in the database records। What will be the mechanisms to identify the person who made unnecessary modification? यानी एक सिक्योरिटी ऑडिटर है, उन्होंने देखा है किसी डेटाबेस के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उसमें कुछ मसला किया गया, तो उन्होंने अब देखना है कि ये किसने किया। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा कि एग्जामिन करना वो क्या होता है, ऑडिट। और एक्टिविटी किसने की है, कौन से की है, किस जगह पे की है, कैसी की है, वगैरह वगैरह। एमसीक्यूज में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, ये क्या होती है, ऑडिट ट्रेल। तो वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इस कंपनी के, यकीनन वो अगर ऑडिट ट्रेल यूज करें
तो वो सारी चीज को ट्रेस कर सकते हैं। इस ऑडिट ट्रेल में क्या होगा, ऑल रैकेट्स ऑफ द सिस्टम एक्टिविटीज, कि किस बंदे ने क्या काम किया है, कब किया है, कौन सी फाइल के साथ किया है, किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा के साथ किया है, ये सारी चीजें वो ट्रेस कर सकेंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि सिस्टम टू सिस्टम जो है वो ऑडिट ट्रेल में या उसके रिकॉर्ड की जो डिटेल है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, बट मेन इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेट एंड टाइम स्टैम्प, यूजर लॉगिन, किस तरह की रिकॉर्ड जो है वो मॉडिफिकेशन की गई, अपडेट किया गया, चेंज किया गया, नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया, डिलीट किया गया या ओवरराइट किया गया। 34 है आउटलाइन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी हमने करनी है या हमें लगता है कि कल को हमें कोई ऐसा खतरा दरपेश हो सकता है, तो हम अभी से कुछ प्लानिंग करते हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाए हैं, क्योंकि अमली हमारी क्या होनी चाहिए कि अगर कल को बिजनेस को या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डिजास्टर हो सकता है। अब पहली क्या हो सकती है जी, कोल्ड साइड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत सिस्टम डाउन हो भी गया, थोड़ी देर के लिए ई कॉमर्स हमारी वेबसाइट डाउन हो भी गई, थोड़ी देर के लिए सर्वर बंद हो भी गए, थोड़ी देर के लिए कुछ मसला हो भी गया, ईआरपी डाउन हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बंद हो गए, तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये क्या होगी स्ट्रेटेजी, कोल्ड साइड। हॉट साइड क्या है, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं कि नहीं हमें इमीडिएट रिकवरी करनी है, ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल। द्रास.पीके कहते हैं हम 1 मिनट भी डाउन नहीं रह सकते। ठीक है, उनके लिए बड़ा क्रिटिकल होगा ये। ठीक है, दैट इज हॉट साइड। अच्छा, इन दोनों के जो बिटवीन होगा वो क्या होगा, वार्म साइड। यानी कुछ पार्शली चीजें आप रिकवर कर लें और बाकी हम बाद में कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें, ये वार्म हो गया। और रेसिप्रोकल एग्रीमेंट क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन आपस में क्या करती हैं, डिसाइड कर लेती हैं और एग्री कर लेती हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे इन दी डिजास्टर। ये क्या होगा, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। और फिफ्थ क्या हो गया, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट या अरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लेती है, किसी वेंडर को, किसी सर्विस प्रोवाइडर को, या अपनी डिजास्टर रिकवरी आउटसोर्स कर देती है और कहती है कि जी जब भी हमारी कंपनी को कोई डिजास्टर आएगा तो आपकी कंपनी जो है वो हमें सपोर्ट करेगी और इसे रिकवरी करके देगी। ठीक है, तो ये कुछ 5 स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, डिपेंड करता है कंपनी को कौन सी सूट करती है और ये भी डिपेंड करता है उस कंपनी के ऑपरेशंस की नोयत या नेचर क्या। 35 है राइट डाउन द मेजर फीचर्स ऑफ एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आइडियाज होते हैं, हमने बात की थी कि कोई भी इंट्रूसिव एक्टिविटी होती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं, अलार्म करते हैं और अलर्ट करते हैं कंसोल पे या किसी भी और सिस्टम पे मॉनिटरिंग के लिए। तो उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहली और बुनियादी और जो कोर एक्टिविटी होती है वो उन्होंने क्या करनी होती है, डिटेक्शंस करनी होती है इंट्रूजन्स की या फिर इंट्रूसिव एक्टिविटीज की। दूसरी इन्होंने क्या करनी होती है जी, इन्होंने उस इंट्रूसिव एक्टिविटी के रिलेटेड एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना होता है। जैसे हमने बात की थी ना सेंसर की, कि वो क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लॉग्स या रिकॉर्ड जो है वो जनरेट करता है। तो अब एविडेंस से मुराद क्या होगी कि जी इस आईपी एड्रेस से इस पोर्ट के ऊपर इस डिवाइस को ये पैकेट्स आए हैं, इस टाइम पे आए हैं और इन पैकेट्स में ये डेटा था, ये इंट्रूजन करने की कोशिश की गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है, राइट। थर्ड क्या है जी, एक ऑटोमेटेड रिस्पांस हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि वहां सोचा जाए कि फिर आप क्या कर रहे हैं, नहीं, आप पहले से ही ऑटोमेट कर देते हैं कि अगर इस तरह की एक्टिविटी हो तो आपको क्या करना है, सेशन किल करना है, उस आईपी को ब्लॉक करना है, ट्रैफिक को रोकना है, टीसीपी की आपने पहले चैनल स्टैब्लिश किया हुआ है उसको टीयर डाउन कर देना है। ठीक है, अलर्ट भेजना है, अलार्म करना है, किसी को ईमेल करनी है, ये सारी चीजें जो है आपने पहले से ऑटोमेट की हुई है कि इंट्रूजन डिटेक्शन के वक्त रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, डिवाइस को ये पता हो। उसके बाद हमने कहा था कि एक इसका फीचर ये भी है कि ये हमें एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, जो कि इसके सिस्टम टूल्स हैं, ये जो कैपेबिलिटीज हैं, फीचर्स हैं, तो उसके लिए फिर एक इंटरफेस भी है। और फिफ्थ जो है वो इसके अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट भी है और दिस टूल हेल्प्स अस टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज दी सिक्योरिटी पॉलिसी। 36 identify any two firewall philosophies that are generally followed by most of the organizations। तो दो बुनियादी फिलोसफीज हैं जी फायरवॉल की, कुछ देखते हैं। सबसे पहली फिलोसफी क्या कहती है जी कि डिनाई ऑल, यानी आप डिफॉल्ट में सारी नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक कर दें और सिर्फ चंद जो स्पेसिफिक जो आपके कनेक्शंस हैं उनको आप अलाउ करें।
ठीक है, यानी जिसमें हो सकता है एफटीपी की ट्रैफिक हो, एसएमटीपी की ट्रैफिक हो, वेब की ट्रैफिक हो, एटसेट्रा। तो बाकी आप सारी ब्लॉक कर दें और सिर्फ जो है वो आप क्या करें, नोन और ट्रस्टेड और प्री अप्रूव्ड कनेक्शंस, इनको आप सिर्फ क्या करें, अलाउ करें। ऐसी सूरत में कि आपने क्या सिर्फ चंद को आपने अलाउ किया और बाकी सब ब्लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इट्स दी मैक्सिमम सिक्योरिटी, क्योंकि आपने ज्यादातर चीजें ब्लॉक कर दी हैं और सिर्फ चंद चीजों को आपने अलाउ किया हुआ है। दूसरी क्या होती है, डिफॉल्ट अलाउ। इसके ऑपोजिट हुई यानी कि परमिट ऑल। इसका मतलब कि आप सारी ट्रैफिक को जाने की इजाजत दे दी जाए, सिर्फ चंद एक को रोकें। अब चंद एक रोकने वाली कौन सी होगी, वही जो कि नोन थ्रेट्स होंगे। ठीक है, नोन पैटर्न्स हैं, नोन सिग्नेचर्स हैं, नोन कनेक्शंस हैं, जो आपको पता है कि ये चीजें ऐसे हो सकती हैं, तो वो आप डाल दें ब्लॉक में या डिनाई में, और बाकी सारी जो है वो आप क्या अलाउ कर दें। लिखने में या इम्प्लीमेंट करने में या कॉन्फ़िगर करने में ये बहुत आसान है, लेकिन चूंकि आप ज्यादातर अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, लेस सिक्योर है। क्योंकि बाज़ औक़ात अभी हमने बात की थी इससे पहले कि कुछ अननोन सिग्नेचर आ जाते हैं, कुछ अननोन थ्रेट्स आ जाते हैं, तो तब आप करेंगे यकीन है वो भी क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉन्फ़िगर, बट इट इज लेस सिक्योर। दीज वर द टू फायरवॉल फिलॉसफीज जो कि जनरली यूज की जाती हैं बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 37 है, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 3 vulnerabilities that an intrusion detection system cannot help। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जी आईडीज या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ 3 ऐसी वीकनेसेस हैं जहां पे आईडीएस भी हेल्प नहीं कर सकते। ये भी वंडरिंग कि जी ऐसी कौन सी हैं जो आईडीएस भी हेल्प नहीं कर सकता। जी यकीनन नहीं हेल्प कर सकता। उनमें जो सबसे पहली है वो ये कि इनसाइडर थ्रेट्स, यानी कंपनी के जो अंदर बंदे बैठे हुए हैं, जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, उनमें भी तो कोई शरारती बंदा हो सकता है। ठीक है, कैंपस में भी कोई बंदा ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, यानी वो लेजिटिमेट यूजर है, अलाउड यूजर है, ऑथराइज यूजर है, लेकिन वो भी रिसोर्सेज को मिस यूज कर सकता है। ठीक है, तो आईडीएस उसको नहीं रोक सकता, राइट। अच्छा जी, दूसरा, फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच अगर कोई होता है, यानी खुदा न खास्ता एक बंदा फिजिकली आके सर्वर को, किसी रैक को, किसी इक्विपमेंट स्विच राउटर को छेड़ देता है, ये चोरी कर लेता है। आईडीएस ने तो पैकेट्स मॉनिटर करने हैं, नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करना है या उसकी सर्वेलेंस करनी है, तो यहाँ पे भी फिजिकल थ्रेट्स के केस में भी आईडीएस हेल्प ना कर सका हमारी, अनफॉर्चुनेटली। और थर्ड है, आपने शायद सुना हो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और हमें खुद को नहीं पता कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या वीकनेस है, लेकिन किसी अटैकर को पता चल जाता है। इससे पहले कि हमें पता चले और हम उसको फिक्स करें, वो उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके हमारे सॉफ्टवेयर से कोई फायदा उठा लेता है। इसको हम कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। तो अगर आईडीएस में किसी ऐसी वल्नरेबिलिटी का पैटर्न या उसके सिग्नेचर नहीं पड़े हुए, जो कि बेसिकली हमारे लिए ये आईडीएस में ये अभी तक अननोन है, अभी तक हमारे इसके मैन्युफैक्चरर के लिए जीरो डे है, तो किस मतलब यह कि उसकी वो इंट्रूजन हमारे सिस्टम में आईडीएस को भी पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी। सो ये 3 ऐसे आप समझ लीजिए पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आईडीएस भी नहीं रोक पाते। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई नॉन टेक्निकल कंट्रोल एंड टेक्निकल कंट्रोल फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट। तो कुछ हमें लिस्ट दी गई है और उसमें से हमें देखना है कि कौन से जो सिचुएशन डिपेक्ट कर रही है टेक्निकल कंट्रोल को और कौन सी जो सिचुएशन है वो नॉन टेक्निकल कंट्रोल को डिपेक्ट कर रही है। पहली स्टेटमेंट देखिएगा तो इनक्रिप्शन कंट्रोल्स ये हमारे क्या होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब लगाए जाते हैं तो ये हमारे टेक्निकल कंट्रोल होते हैं। और इनक्रिप्शन आपको पता है, हम डेटा सेंडर से जो रिसीवर तक भेजते हैं तो हम उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये सीक्रेट कोड जो है वो पब्लिक नेटवर्क पे या इंटरनेट पे, जो कि इनसिक्योर है, कोई अगर डेटा ले भी लेता है या इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो उसके लिए यूजलेस हो। तो यूं हमारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट कोड में या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर जाती है। ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन है या सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है ऑफिस बिल्डिंग। तो ऑफिस जो बिल्डिंग है उसके जो ऑपरेशन है इसमें कोई टेक्निकल बात बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, यकीनन हम कह सकते हैं ये नॉन टेक्निकल कंट्रोल हुए। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, ठीक है, यानी हो सकता है डेटा सेंटर की कूलिंग वगैरह की बात हो रही हो, प्रेमिसेस के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात हो रही हो, इस तरह की और चीजें हो, तो ये भी क्या हुआ, नॉन टेक्निकल कंट्रोल। फोर्थ देखिएगा, इंट्रूजन डिटेक्शन कंट्रोल। तो इंट्रूजन डिटेक्शन जो होती है या आईडीएस होते हैं, ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे इक्विपमेंट्स भी है और हमारी एप्लीकेशंस भी यूज होती हैं, ताकि किसी भी अटैकर या हैकर की या पोटेंशियल जो इंट्रूजन की कोई एक्टिविटी है
उसको हम डिटेक्ट करें और उसको फिर कंट्रोल भी करें, और अपने लैन के या लोकल एरिया नेटवर्क के जो या ऑफिस के या हमारे कैंपस के जो यूजर हैं या मशीन्स हैं या हमारा ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हम उन सब चीजों को सिक्योर रख सके। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा टेक्निकल कंट्रोल होगा। यूज ऑफ लॉक्स, यानी डेटा सेंटर या प्रेमिसेस को जो हम महफूज रखते हैं कि फिजिकल थेफ्ट ना हो, फिजिकल कोई थ्रेट ना हो, तो ये यकीन हमारा नॉन टेक्निकल कंट्रोल है, राइट। इसमें कोई टेक्निकल बात इन्वॉल्व नहीं है। और अगर हम लास्ट देखें, यूजर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, यानी किसी सिस्टम को यूज करते हैं आप और मैं, इवन जीमेल पे लॉगिन करते हैं, एलएमएस पे करते हैं, तो जब तक हम अपने क्रेडेंशियल नहीं देते या जब तक सिस्टम इस बात को मेक श्योर नहीं कर लेता कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, तो वो आपको वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम या ईआरपी यूज नहीं करने देता। तो ये ऑथेंटिकेशन हमारी क्या हुई, टेक्निकल कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो यूं हमने डिफरेंशिएट कर लिया फ्रॉम द सिचुएशन और गिवन स्टेटमेंट कि कौन सा टेक्निकल कंट्रोल है और कौन सा नॉन टेक्निकल कंट्रोल हुआ। 39 है जी, कोई 3 फीचर बताने हैं हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो सबसे पहला फीचर हमारे पास, हमें पता है क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, यानी किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके पास 2 बुनियादी चीजें होती हैं। ये हमने एमसीक्यूज में भी देखा था, जैसे कार की हमने एग्जांपल ली थी कि उस एंटिटी के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हमने डेटा कहा था, और कुछ उसके बिहेवियर होते हैं जिनको हमने मेथड्स या फंक्शंस कहा था। आमतौर पे बिहेवियर भी कह लेते हैं, ऑपरेशंस भी कह लेते हैं। इसको जब हम कंबाइन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, इनकैप्सुलेट करेंगे, दोनों को एक कैप्सूल में डाल के बंडल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन। दूसरा फीचर क्या है जी, इनहेरिटेंस का। जैसे इंसानों में क्या होता है, पेरेंट्स से चाइल्ड इनहेरिट करते हैं या बच्चे इनहेरिट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास से मल्टीपल क्लासेस इनहेरिटेंस कर सकती हैं या इनहेरिट कर सकती हैं। हमने बात की थी इससे पहले भी कि एक क्लास हो सकती है पर्सन की, और फिर टीचर की, स्टूडेंट की या कस्टमर की क्लासेस जो है वो फिर उस पर्सन की क्लास से डेटा या फंक्शन जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, या ले सकते हैं। और फायदा क्या होता है, वो फंक्शन जो हमने पेरेंट क्लास में लिखे हैं वो चाइल्ड क्लासेस में दोबारा नहीं लिखते, तो यूं फिर कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी बात हमने ये भी डिस्कस की थी एमसीक्यूज वाले सेक्शन में कि अगर एक शेप की क्लास है, 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे लाइन की क्लास है, रेक्टेंगल की क्लास है, सर्कल की क्लास है और या ट्राइंगल की क्लास है। ये चारों क्लासेस अगर शेप की क्लास से इनहेरिट कर रही हैं तो ड्रा का फंक्शन की शेप में होगा और इन चारों में भी होगा। तो जब ड्रा का फंक्शन कॉल होगा, देखा जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है। अगर लाइन के लिए कॉल हुआ है तो लाइन ड्रा हो जाएगी, रेक्टेंगल के लिए कॉल हुआ है तो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी, और अगर ट्राइंगल या स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है तो फिर ट्राइंगल या फिर स्क्वायर ड्रा होगा। कॉल एक ही है, ड्रॉ की बिहेवियर डिफरेंट है, तो एक ही कॉल के लिए डिफरेंट बिहेवियर है। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिक्स मतलब शेप्स या फॉर्म्स या शक्लें। तो एक ही चीज की ज्यादा शक्लें हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। 3 कहे थे, वैसे मैंने एक और भी लिख दिया है, एब्स्ट्रैक्शन। तो आसान लफ्जों में अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की या एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल दूं तो आप ये कह लीजिए कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये हमारे लिए एक इंटरफेस है जो कि हमें दिया गया उसको यूज करने के लिए, जबकि उसके पीछे वो स्टीयरिंग कैसे काम कर रहा है, कैसे जो है वो टायर को मूव करता है, और इसकी सारी इंप्लीमेंटेशन जो है वो नीचे कहीं हमसे हाइड हुई हुई है, राइट। तो ऐसे ही हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि डेटा और ऑपरेशंस या फंक्शंस या मेथड्स वो हम हाइड कर देते हैं और यूजर को क्या देते हैं, पब्लिक इंटरफेस। तो जो यूजर को पब्लिक इंटरफेस देते हैं वो उसको इस्तेमाल करता है। डेटा और उन ऑपरेशंस की या फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन डिटेल वो हम यूजर से हाइड कर देते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और फाइनली यार लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मुझे पता है आप लोग भी काफी थक गए हैं और मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। एनीवेज, तो क्वेश्चन है जी, मेंशन द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर एन एंटिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआरडी। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में या ईआरडी के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स की टाइप्स बतानी है। सबसे पहली और बेसिक जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट से हमारी क्या मुराद होगी, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा फर्स्ट नेम है, देखिए एक तो फुल नेम हुआ ना, जैसे अली अदनान, तो अली अदनान फुल नेम है, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकता हूँ फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। लेकिन मैं अगर फर्स्ट नेम की सिर्फ अली की बात करूं, अली को तो मैं फर्दर ब्रेक डाउन ये सब डिवाइड नहीं कर सकता, तो फर्स्ट नेम क्या हुआ, फिर सिंपल एट्रीब्यूट हुआ। इसी तरह एज है, तो एज को भी मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स।
दूसरा हुआ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। हमने बात की थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेक्शन में भी कि एड्रेस जो होता है ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो 3 या 4 मुख्तलिफ और एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है, या दूसरे लफ्जों में एड्रेस के एट्रीब्यूट्स को हम 3-4 पीसेस में या आगे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। जिप में, सिटी में, स्ट्रीट नंबर में, हाउस नंबर में। तो जो एट्रीब्यूट जो है वो कंपोज्ड ऑफ फर्दर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। थर्ड है जी डीराइव्ड एट्रीब्यूट्स। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी और एट्रीब्यूट्स को यूज करके डीराइव किए जा सकते हैं। जैसे एज है, तो एज डेटाबेस में स्टोर नहीं की जाती है। उसकी वजह यह है कि हर साल तो हर बंदे की एज चेंज होती रहती है, यानी बढ़ती रहती है। डेट ऑफ बर्थ जो है उसको जरूर स्टोर किया जा सकता है, और फिर रन टाइम पे या रियल टाइम पे जब भी एज रिक्वायर्ड होती है तो हम टुडे माइनस या डेट डिफरेंस का को फंक्शन यूज करके डेटाबेस में उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ यूज करके तो एज निकाल सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, डीराइव कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं वो डीराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एज जो है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है। फिर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो किसी भी एंटिटी के पास एक ही होंगे। जैसे मेरे पास एक शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान में, तो ये मेरा एनआईसी नंबर जो है ये क्या हुआ, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हुआ। यूएस में इसी तरह हर बंदे के पास एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो हर बंदे के पास एक एक एसएसएन होगा। इसी तरह आप वीयू में पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक ही वीयू की आईडी होगी, तो वो आपका क्या होगा, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होगा। इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मल्टी वैल्यूड होते हैं, जिस करैक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट आपके पास 3-4 वैल्यूज हों। जैसे मेरे पास एक ही सिम है, लेकिन हो सकता है आपके पास 3-4 सिम्स हों। ठीक है, हमारे Zong, यूफोन वगैरह जो फोन नंबर हुआ वो क्या हुआ, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हुआ। इसी तरह अगर आपके पास माशाल्लाह 2-3 क्वालिफिकेशन है या 2-3 सर्टिफिकेशंस हैं, या आपके पास डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि माशाल्लाह आई बिलीव कि आपके पास हैं, तो इसका मतलब आपकी जो स्किल है वो भी क्या हुई, एक मल्टी वैल्यू हुई। लास्ट जो एट्रीब्यूट है जो हमें देखना है वो हमारा क्या होता है, की एट्रीब्यूट। की से आप समझ लीजिए जैसे डेटाबेस में आपने यकीनन पढ़ा होगा कि कोई 2 टेबल्स को हम रिलेट करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की वगैरह, इन चीजों को यूज करते हुए। तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है जिसके ऊपर हम प्राइमरी की आप समझ लीजिए इंप्लीमेंट करते हैं, जैसा कि सीएनएसई नंबर, जैसा कि आपकी वीयू की आईडी या रोल नंबर, इसी तरह एसएसएन वगैरह। तो इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी की टू बिल्ड अ रिलेशनशिप और टू मेक श्योर कि डेटाबेस में यूनिक वैल्यू आए और कोई नल वैल्यू ना आए, तो वहां पे भी जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसको हम कहते हैं की एट्रीब्यूट। तो ये कुछ 5-6 डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक एंटिटी के होते हैं या हो सकते हैं, और यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज। और यूं हमारा जो ये सेक्शन था सब्जेक्टिव का, वो 40 क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था 100 क्वेश्चंस का, ये आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं यकीन से तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इतना अच्छा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना रिच किस्म का जो रिव्यू है आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले इस सब्जेक्ट का। इंशाल्लाह आपकी तवज्जो और आपके वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ। सबसे गुजारिश होती है कि अपनी जो ऑनेस्ट फीडबैक है, जो फेयर फीडबैक है, वो ज़रूर शेयर किया करें। क्या चीज़ है जो बेहतर की जा सकती है ज़रूर बताया करें। कंटेंट में क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगी है और क्या चीज़ है जिसको और बेहतर होना चाहिए। इतनी एफर्ट करने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, एक लाइक कर दिया करें। इस तालिब इल्म की थोड़ी सी अप्रिसिएशन या हौसला अफजाई हो जाती है। जाते जाते आपके इम्तिहानात के लिए दुआ करता हूँ और दुआ को रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको आसानियों से नवाजे और ये आसानियाँ खल्क़े खुदा में बांटने की तौफीक भी अता फरमाए। इस तालिब इल्म और आजिज़ को भी अपनी दुआ में याद रखिए और ज़रूर शामिल रखिएगा। इंशाअल्लाह किसी भी और सब्जेक्ट में, किसी और कोर्स में, किसी और कोड में इंशाअल्लाह आपसे फिर बात होगी, फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।